अच्छा जी, हमने इंटीग्रेशन हार्डकोर जो शुरू की, कल शुरू की, लेकिन अगर क्लासिकली देखा जाए तो परसों से जो हम डिस्कशन करते आ रहे हैं, बल्कि उससे भी एक दिन पहले से, वो हम इंटीग्रेशन के हवाले से ही बात कर रहे थे कि कैसे ये चीजें आपस में इंटरेक्ट करती हैं और लाजमी तौर पे जो कुछ भी हम कर रहे हैं, जिस भी नॉलेज एरिया के हवाले से, वो इंटीग्रेशन के अंडर ही आता है। किस तरह से वो इंटीग्रेशन के अंडर आता है, वो भी हमें पता है कि जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान है उसमें सारे मैनेजमेंट प्लान आ रहे हैं, जो कि सब्सिक्वेंटली हम पढ़ेंगे। लेकिन हर मैनेजमेंट प्लान उस मैनेजमेंट प्लान में पाई जाने वाली तमाम प्रोसेसेस को जिस तरह से करना है उसका तरीकाकार बताता है। इसके अलावा उसके अंदर जो एक्शनेबल आइटम्स हैं, वो बेसलाइंस हैं, स्कोप, स्केड्यूल और कॉस्ट की, तीनों की बेसलाइन हमारे पास मौजूद है। और एग्जीक्यूशन में जब हम आए, जो कल हमने बात की, जो इससे पिछला प्रोसेस हमने पढ़ा, डायरेक्ट एंड मैनेज प्रोजेक्ट वर्क, उसके अंदर वी जस्ट इंप्लीमेंटेड द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान। अगर तो वो सीधा सीधा हो जाता है तो हमारी कहानी खत्म हो जाती है, हमारा डिलीवरेबल निकल आता है, कोई मसला नहीं होगा। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि जैसे आपने प्लान किया है 100% सारी चीजें उसी तरह से टर्न आउट कर जाएं, तो कुछ ना कुछ जरूर गड़बड़ होगा। रिस्क भी है, अनसर्टेनिटी भी है। तो होगा ये कि जो चीजें सही टर्न आउट नहीं करेंगी, उनके लिए फिर हमें देखना पड़ेगा कि चेंज रिक्वेस्ट बनता है कि नहीं बनता। वो फिर इंशाल्लाह अभी जब हम मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल में जाते हैं तो हम देखते हैं कि एग्जीक्यूशन से भी चेंज रिक्वेस्ट हमने भेजी थी, और अप्रूव्ड चेंज रिक्वेस्ट आप लोगों ने खुद देखा कि इनपुट के तौर पे आई थी, कि जो कहीं से भी चेंज रिक्वेस्ट हो और अप्रूव हो के आए तो आती एग्जीक्यूशन के पास। खैर जी, एग्जीक्यूशन में एक और भी प्रोसेस है जो हमने अभी करना है, और उसका नाम था मैनेज प्रोजेक्ट नॉलेज। इस प्रोसेस का जो मकसद है वो है कि while we are executing the project, लाजमी तौर है कि तौर पे वी आर इंटरेक्टिंग विद नॉलेज, हम तजर्बा हासिल कर रहे हैं। और ये एक यूनिक कॉम्बिनेशन है जिसमें लोग और वाकयात अक्कर कर रहे हैं और आपको कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिल रहा है। जो कुछ भी हो रहा है आपके इर्द गिर्द, उसको हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक तो वो नॉलेज है जो कि एक्सप्लिसिट है। हमने पहले भी इसके बारे में बात की थी पिछले चैप्टर्स के अंदर कि एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट नॉलेज क्या होता है। तो एक तो एक्सप्लिसिट नॉलेज है। एक्सप्लिसिट नॉलेज वो है जिसको अ, बताया जा सकता है, समझाया जा सकता है, लिखा जा सकता है। एक्सप्लिसिट नॉलेज तो उसको अंडरस्टैंड करना, उसको लिखना, उसको रिकॉर्ड करना कोई मसला नहीं है। मसला बनता है इम्प्लिसिट नॉलेज, और वो एक ऐसी चीज है कि जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, और हमें समहाउ इस इम्प्लिसिट नॉलेज को भी किसी ना किसी तरह से नॉलेज बेस के अंदर मैनेज करना है। दोनों तरह के नॉलेज, एक्सप्लिसिट हो या इम्प्लिसिट हो, दीज आर बोथ कॉल्ड प्रोजेक्ट नॉलेज। और जस्ट जो तजर्बात से हम सीख रहे हैं और हासिल कर रहे हैं और रिकॉर्ड कर रहे हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैनेज प्रोजेक्ट नॉलेज। नाउ प्रोजेक्ट नॉलेज इज मच मच ग्रेटर देन, जो हम कहते हैं ना कि हमारी जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है या लेसन लर्न है, हम बेशक वो क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन उससे कहीं बढ़ के हम इल्म जो है उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। जी नरोज। सर इम्प्लिसिट नॉलेज की कोई एग्जांपल दीजिए। इम्प्लिसिट नॉलेज, मैंने, अगर आपको याद हो, इसके ऊपर हमने पहले बात की थी। इम्प्लिसिट का मतलब ये है कि ऐसा इल्म जो बयान ना किया जा सकता हो, जो अ, इल्म रखने वाले की सोहबत से हासिल होता हो। मिसाल के तौर पे, एक आप एक्सपीरियंस्ड प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ काम कर रहे हैं, द वे ही हैंडल्स द सिचुएशन, आप उसकी सोबत में बैठ के
वो तरीकाकार सीखते हैं। नाउ आप ये नहीं कह सकते कि जब ये हुआ था तो इसने ये किया था, ये तो एक्सप्लिसिट एक चीज है, लेकिन उसका कंप्लीट माइंडसेट कि जनाब मैं उसकी सोबत में मैंने ये सीखा कि ऐसा हो तो ये कर लेते हैं, अगर थोड़ी सी चीज इस तरह से हो जाए तो ये कर लेते हैं। नाउ दिस इज समथिंग जो आपको उसकी सोबत में रहने से, शोल्डर रब करने से ही समझ आ सकती है। ये पुराने जमाने के उस्तादों के बारे में ये नहीं कहा जाता था कि जनाब आप इनकी सोबत में बैठे, उस्तादों की खिदमत करें और आपको सीखने को मिलेगा। नॉट दैट कि जो वो सिखा रहा है, जो वो सिखा रहा है वो तो हम बैठ के भी सीख सकते हैं। वो कहते नहीं, इनकी खिदमत करें, इनके साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम गुजारें। जो आपकी उसकी सोबत में रहने की वजह से उसकी आदात व इतवार, उसकी इंटेलिजेंस वो आपके अंदर सरायत करती है, दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन। अगर से कि वो एक खास सूरत हाल में जिस तरह से फैसला लेता है, दैट मे बी रिकॉर्डेड, बट दैट इज ओनली वन डायमेंशन ऑफ दैट डिसीजन विच कुड बी रिकॉर्डेड। अगर वो जरा सा भी हालात दाएं से बाएं होते तो उसका फैसला कुछ और होता। ये तो आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते कि क्या पॉसिबिलिटीज होती और किस किस सूरत में वो क्या क्या फैसला करता। आप तो सिर्फ वही रिकॉर्ड कर सकते हैं जो आपने देखा और सुना। जब आप उसकी सेवत में रहते हैं तो वही एक पूरा जो पोर्टफोलियो उसका खुल जाता है और आप उसी की तरह सोचने लगते हैं। ये जो पुराने जमाने के जो अफलातून और सुकरात और बुकरात किस्म के लोग गुजरे हैं, वहां पे ये चीज जो थी वो अपने उस्ताद की खिदमत में बैठ जाते थे। तो इम्प्लिसिट नॉलेज को मैं ये तो नहीं कहूंगा कि इसको सारे के सारे को डॉक्यूमेंट किया जाए, मगर समहाउ इसको किसी तरह से एनकम्पस करने की कोशिश की जानी चाहिए। और इसका बेहतरीन तरीका जो होता है, बहुत से टूल्स हैं। मिसाल के तौर पे एक टूल है शैडोइंग। शैडोइंग का मतलब है कि जिस तरह अगला काम कर रहा है आप भी उसकी नकल करते जाएं, जैसे जैसे जो विदाउट आस्किंग एनी क्वेश्चन जो जो हरकतें वो कर रहा है आप भी उसको एमुलेट करना शुरू कर दें। फिर इसका एक और तरीका है, उसको कहते हैं रिवर्स शैडोइंग। आप उसको ऑब्जर्व करें वो क्या कर रहा है खास काम करने के लिए, और फिर उसी काम को उल्टे सीक्वेंस में रिपीट करें, जो रिवर्स इंजीनियरिंग जैसे होती है, तो वो उसको उल्टे सीक्वेंस में रिपीट करें। इस तरह के बहुत से टूल हैं जो इम्प्लिसिट नॉलेज को कैप्चर करने के लिए बनाए गए। जी बात समझ आई? बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। अच्छा जी, तो मैनेज प्रोजेक्ट नॉलेज इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग एग्जिस्टिंग नॉलेज एंड क्रिएटिंग न्यू नॉलेज। अभी क्रिएटिंग न्यू नॉलेज जो है, ये एक कोई ऐसी चीज है जो आप इम्प्लिसिट हो सकती है, आपको पता नहीं कि ऐसा भी हो सकता था, और इस हालात और वाकयात से आपने कुछ बिल्कुल ही नई चीज सीखी टू अचीव द प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स एंड कंट्रीब्यूट टू द ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग। एक तो इस प्रोजेक्ट के ऊपर आप काम कर रहे हैं और आपने कुछ नई बात सीखी। और ऐसा होता है, कई बातें हम काम करने के दौरान ऐसे सीखते हैं कि हमारे तजर्बे में उस तरह की चीज पहले कभी नहीं आई होती। और ना सिर्फ ये हमारे तजर्बे में, बल्कि हो सकता है कि बिल्कुल ही यूनिक वे ऑफ डूइंग समथिंग हमें मिल जाए। एंड कंट्रीब्यूट टू ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग, अब हम इसको ना सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन का जो नॉलेज बेस है उसमें रख सकते हैं, बल्कि आइंदा वाले आने वाले इसको इस्तेमाल, इस नॉलेज को समहाउ इस्तेमाल भी कर पाएंगे। लेकिन एक बात यहाँ पे मैं एम्फेसाइज करना चाहूंगा, दिस नॉलेज बेस इज मच ग्रेटर देन और मच मोर इम्पोर्टेंट देन द लेसन्स लर्न आर द हिस्टोरिकल डाटा। ये उससे कहीं ज्यादा, ये नॉलेज बेस है, इसको आप समझेंगे इल्म का जखीरा बढ़ रहा है। तो इसको सिर्फ इतना क्या कि मत टाल दें कि क्या बात है जी ये तो लेसन लर्न ही है ना। दीज आर नॉट लेसन, दिस इज मच मोर देन दैट। Key benefit of this process are that prior organizational knowledge is leveraged to produce or improve the project outcomes, एक तो वो है, and knowledge created by the project is available to support organizational operations and future projects or phases. इसको as a knowledge, not as a lesson learned, as a knowledge इसको आप perceive करें। दिस प्रोसेस इज परफॉर्म थ्रू आउट द प्रोजेक्ट, ये आपका एक मुसलसल सीखने का अमल
है जो जारी रहेगा। इसके जो इनपुट्स आउटपुट टूल टेक्निक्स हैं, इनको देखें तो इसमें वही प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान है, प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स हैं। प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स में खास तौर पे जो लेसन्स लर्न्ड पुराने वाले हैं उनको हम रेफर करते हैं। टीम्स को जिस तरह से हमने इस प्रोजेक्ट पे असाइन किया हुआ है उनको मद्देनजर रखते हैं। रिसोर्स के ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर को देखते हैं कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं किस किस कैटेगरी में कितने कितने कहाँ कहाँ अवेलेबल हैं। सोर्स सिलेक्शन क्राइटेरिया प्रोक्योरमेंट वाला काम जो है उसके अंदर हम देखते हैं कि हमने प्रोक्योरमेंट करने का क्या तरीक़ाकार, क्या पॉलिसी प्रोक्योरमेंट की अडॉप्ट की है। स्टेक होल्डर रजिस्टर जिसके अंदर आपके तमाम स्टेक होल्डर्स लिस्टेड हैं उन तमाम को देखते हैं, क्योंकि यही वो सोर्सेज ऑफ नॉलेज हैं जहां से हमें बहुत सा इल्म मिलेगा। डिलीवरेबल हमारे लिए मेजर आउटपुट हो सकता है। कौन सा डिलीवरेबल? जो हमने अभी बनाया है। अभी हम कहाँ खड़े हुए हैं? हम एग्जीक्यूशन में खड़े हुए हैं। एग्जीक्यूशन में अभी जो हमने प्रोसेस किया डायरेक्ट एंड मैनेज प्रोजेक्ट वर्क, उसको करने से कुछ डिलीवरेबल तो बना ना, अच्छा या गलत बना, उसको चेक तो हम बाद में करेंगे। लेकिन ये जो डिलीवरेबल है, दिस इज जनरेटिंग सम काइंड ऑफ नॉलेज टू अस। अच्छा गलत या सही जो भी है, अच्छा बुरा जो भी बनाया है, उससे कुछ तो सीखा होगा। और एंटरप्राइज एनवायरमेंटल फैक्टर्स और प्रोसेस एसेट्स, ये चीजें हैं हमारी जो इनपुट्स हैं। टूल्स में अगर देखा जाए तो लाजमी बात है हम यहाँ इस नॉलेज बेस को जनरेट करने के लिए वो जो एक्सपर्ट जजमेंट जिसका हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं वो तो हम इस्तेमाल करेंगे ही करेंगे। इसके अलावा जो इसके स्पेशल टूल्स हैं मैनेज प्रोजेक्ट नॉलेज करने के लिए, उसमें एक चीज है नॉलेज का मैनेजमेंट और दूसरी चीज है इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। नॉलेज मैनेजमेंट स्पेसिफिकली ये वो चीज है कि हमने जो नॉलेज उठाया इम्प्लिसिट या एक्सप्लिसिट, उसको कैसे कैप्चर किया जाए और उसे कैसे रिकॉर्ड किया जाए या रखा जाए या उसको टैग किया जाए। और इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, जो इंफॉर्मेशन हमें फ्लो इन हो रही हैं आउट हो रही हैं उनका कोई हिसाब किताब रखा जाए। जहां तक ह्यूमन लेवल की बात है, क्योंकि हम इंटरेक्ट कर रहे हैं अपनी टीम के साथ, अपने लोगों के साथ, तो इस दौरान हमें जो इंटरपर्सनल और टीम स्किल्स की जरूरत पड़ सकती है सबसे इंपॉर्टेंट, बल्कि ये सारे जितने भी हैं आप देखेंगे ये सारे के सारे बड़े इंपॉर्टेंट टूल्स हैं। एक्टिव लिसनिंग जो मैंने आपसे जिक्र किया था कि बात को समझने के लिए सुनना। और एक्टिव लिसनिंग में मैंने ये बताया था आपको कि इट इज जस्ट नॉट इफेक्टिव लिसनिंग कि आपने बड़ा गौर से सुनना है, बल्कि आपने बात को समझने के लिए सुनना है इस हद तक कि इफ नॉट कंप्लीट 100% बट नियर टू 100% आपका मैसेज कैप्चर हो सके। देर इज एब्सोल्युटली नथिंग विच शुड मिस आउट। और एक्टिव लिसनिंग का मैंने आपको तरीका ये बताया था कि अगला बंदा जब बात करता है, एक तो आप उसे गौर से सुने, और जब जितना मैसेज आप ग्रैस्प कर सकते हैं उतने मैसेज के बाद उसको रोक के उस मैसेज की समरी वापस उसको सुनाएं फॉर कंफर्मेशन से, विच शुड बी इन अ वेरी ब्रीफ सेंटेंस। और आधे मिनट के अंदर एक सवाल आप उसको उसके साथ करें और उससे कहें कि जी मेरी समझ में ये बात ऐसे आई है, क्या आपका यही कहने का मतलब है? और आपको वहीं उसकी वैलिडेशन या डिनायल मिल जाएगा और जो करेक्शन होगी वो अप्लाई हो जाएगी और आपका मैसेज तो कंप्लीट हो जाएगा। और भी मैंने आपको इसके फायदे बताए कि ना सिर्फ आपको वो मैसेज कैप्चर हो जाएगा, बल्कि और भी जो देखने सुनने वाले हैं उनको भी कुछ ना कुछ फायदा हो जाएगा। और आपके उस्ताद को या बात करने वाले को भी इस बात का अंदाजा होगा कि मेरी बात किसी ना किसी हद तक कैप्चर तो की। फिर फैसिलिटेशन है जो हम शुरू से देखते आ रहे हैं कि जब मीटिंग्स होती हैं या दूसरे तीसरे इस तरह के इवेंट्स होते हैं तो प्रोजेक्ट मैनेजर यूजुअली फैसिलिटेशन के रोल में है। जरूरी नहीं है कि उसने अपना हुक्म ही चलाना है, उसने अपनी टीम को एम्पावर करना है कि वो लोग अपना काम आसानी से कर सकें। मीटिंग्स होती हैं उसके अंदर भी अगर प्रोजेक्ट मैनेजर ही डोमिनेट करता रहे तो कोई फायदा नहीं है। आपने अपनी टीम को एम्पावर करना है कि वो लोग जहां पे उन्होंने ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, जहां पे आइडियाज देने हैं, जहां पे
वो बोलें, वो बोलना सीखें, वो काम करना सीखें। आप उनको एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं, आप उनको मौके फराहम करते हैं ताकि वो चीज़ें कर सकें। तो मतलब यहाँ पे वो थोड़ा-सा सर्वेंट लीडरशिप वाला भी हमें फ्लेवर मिलता है। लीडरशिप की आपने चीज़ें पढ़ी थी कि लीडरशिप में कैसे आपको बिहेव करना चाहिए, कितने किस्म के लीडरशिप स्टाइल हैं। मैं तो खैर आज आके फिर उसी की फेवर करता हूँ, सर्वेंट लीडरशिप की। क्योंकि जब आप एजाइल की बात करते हैं, तो वो तो सर्वेंट लीडरशिप के बगैर चलेगा ही नहीं ना। तो चूंकि हम अभी मॉडर्न उसके ऊपर आने की बातें करते हैं कि जी हम तो अब एजाइल को अडॉप्ट करेंगे या हाइब्रिड को करेंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि जो लोग इस बात को समझते ही नहीं है कि आपने फैसिलिटेशन कैसे करनी है और लीडरशिप का ये वाला स्टाइल आपने कैसे अप्लाई करना है, वो एजाइल कभी हो सकते हैं। नेटवर्किंग, फिर वही बात जो हमने कहा कि ताल्लुकात आमा जो हैं आपके अपनी टीम के साथ या बाहर के लोगों के साथ, हाउ डू यू कोऑर्डिनेट एंड कम्युनिकेट विद देम, आपका कितना अच्छे तरीके के साथ आपने एस्टेब्लिश कर रखा है। ये नेटवर्किंग आपके नॉलेज को गेन करने में, उसको स्प्रेड करने में, उसको मेंटेन करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द पॉलिटिकल अवेयरनेस। कब किस वक्त कहाँ कैसे किससे बात करनी है। मतलब बिल्कुल वो अनगाइडेड मिजिल की तरह नहीं होना चाहिए कि आप जनाब कहीं भी कुछ भी फूट पड़ते हैं। मौका महल देख के सोच समझ के बात करने वाला बंदा, इसकी ही इज पॉलिटिकली अवेयर। ये तो हैं जी आपके टूल्स। और आउटपुट में हम नेचुरली हम लेसन्स लर्न का रजिस्टर पॉपुलेट करते रहते हैं। मगर ये फिर वही बात मैं कहूंगा कि इट इज नॉट ओनली द मैटर ऑफ पुटिंग समथिंग इन द लेसन लर्न रजिस्टर, दिस इज मच मोर देन दैट। सेकेंडली, यहां से जो नॉलेज जनरेट हो रहा है, सबसे पहले वो इस प्रोजेक्ट जो कि हम कर रहे हैं उसमें रीयूज होने के लिए ये नॉलेज हम कैप्चर कर रहे हैं। और इसके अलावा अगर हम ये समझते हैं कि फौरी तौर पे ये लेसन्स ऑर्गेनाइजेशन के किसी काम आ सकता है, तो हम लेसन लर्न रजिस्टर में भी डाल देते हैं। मतलब अगर वो इतना ज्यादा जरूरी ना हो तो वी कैन होल्ड दैट लेसन कि हम जरा प्रोजेक्ट खत्म कर लें फिर देंगे ऑर्गेनाइजेशन को। लेकिन अगर हम समझते नहीं यार बड़ी जरूरी चीज है, सारों को पता चलना चाहिए, तो हम उसको लेसन लर्न रजिस्टर में अपडेट कर देते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान जो है, अगर उसके अंदर कोई तरीकेकार बदलने की बात आ रही हो इस नॉलेज के गेन करने की वजह से, उसको अपडेट कर लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट्स को अपडेट किया जा सकता है, तो यहाँ यहाँ हम इन चीजों को अपडेट कर सकते हैं। ये एक यूनिक प्रोसेस है, इसका बहुत ज्यादा बाकी चीजों से ताल्लुक नहीं है। इसमें प्रोजेक्ट मैन प्लान आ रहा है, डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं, डिलीवरेबल जो कि अभी पिछले प्रोसेस से आया था वो आ रहा है, और एंटरप्राइज से ऑर्गेनाइजेशन से एंटरप्राइज नॉन मैन्युफैक्चरर प्रोसेस एसेट्स आ रहे हैं। यहाँ से जो अपडेशन हो रही हैं, प्रोजेक्ट मैन प्लान अपडेट हो रहा है, लेसन लर्न अपडेट हो रहे हैं जो कि प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट में होते हैं, और ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट्स जो कि आपको ऑर्गेनाइजेशन से मिलते हैं। ये जनाब इसकी ब्रीफली समरी है। और ये वही बात जो मैं आपसे पहले कर भी चुका हूं कि नॉलेज इज कॉमनली स्प्लिट इनटू एक्सप्लिसिट नॉलेज एंड टैसिट नॉलेज। जो टैसिट है वो एक्सप्लिसिट होता है, सॉरी वो इम्प्लिसिट होता है। टैसिट नॉलेज में नॉलेज दैट इज पर्सनल एंड डिफिकल्ट टू एक्सप्रेस, सच एज बिलीफ्स, इनसाइट्स, एक्सपीरियंसेस। मतलब हो सकता है कि इसको एज अ नॉलेज आप कैप्चर भी ना कर सकें। Knowledge management is concerned with managing both tacit and explicit knowledge for two purposes. एक तो इसको रीयूज किया जाए एग्जिस्टिंग नॉलेज को, और दूसरा नया नॉलेज इसमें से जनरेट किया जाए, क्रिएट किया जाए। तो ये दोनों ही पर्पज। अगर खाली हमने इसको रीयूज करना होता तो हम नॉलेज वो लेसन लर्न की सूरत में कर लेते, लेकिन हम इसकी इंटरप्रिटेशन से कोई नए नॉलेज को भी जन्म दे सकते हैं। तो इसमें जो की एक्टिविटीज हैं, दे अंडरपिन बोथ पर्पसेस आर नॉलेज शेयरिंग एंड नॉलेज इंटीग्रेशन ऑफ नॉलेज फ्रॉम डिफरेंट डोमेन्स। कंटेक्चुअल नॉलेज भी हो सकता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का नॉलेज भी हो सकता है, जिस तरह का भी नॉलेज है। ये एक कॉमन मिसकंसेप्शन है दैट मैनेजिंग नॉलेज इन्वॉल्व्स जस्ट डॉक्यूमेंटिंग इट सो इट कैन बी शेयर्ड। ये बात मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि इट इज नॉट जस्ट अ मैटर ऑफ डॉक्यूमेंटिंग इट। Another common misconception is that managing knowledge involves just obtaining lessons learned. तो वही बात के खाली lessons learned भी
जो ये आपका नॉलेज नहीं है। नॉलेज तो इल्म है, और इल्म जो है इट इज अ स्टेप ग्रेटर देन जस्ट द लेसन लर्न। इसमें नई नॉलेज क्रिएशन भी है, बाकी चीजें भी हैं। तो वो कहते हैं जी जो चीजें बयान की जा सकती हैं, ओनली कोडिफाइड एक्सप्लिसिट नॉलेज कैन बी शेयर्ड इन दिस वे। लेकिन जहां तक बात आती है इम्प्लिसिट नॉलेज की, वो क्या करेंगे? वो जो तजर्बे से, जो उसकी सोबत में बैठ के आपने सीखना है, वो तो नहीं आप सीख सकते। कोडिफाइड एक्सप्लिसिट नॉलेज लैक्स कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट का क्या मतलब है? मिसाल के तौर पर मैंने कहा कि जब ये हुआ और ये किया तो फिर हमें हमारे पास बहुत सी ऑप्शंस आई होंगी, तो लेकिन हमें ये ऑप्शन है, हमने ये कदम ले लिया, ये तो आपने कोडिफाई कर दिया। लेकिन वो जो और 5 ऑप्शंस थी, वो होती तो क्या फैसला करते, ये तो किसी को नहीं पता, ये तो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। सो देयरफॉर जो इम्प्लिसिट बातें हैं वो इसमें शामिल नहीं है। टैसिट नॉलेज हैज कॉन्टेक्स्ट बिल्ट इन बट इज वेरी डिफिकल्ट टू कोडिफाई। बट टैसिट नॉलेज अगर रिकॉर्ड करने की कोशिश भी करें तो वही बात जैसे मैं कह रहा हूं कि वो एक डायमेंशन तो कैप्चर हो जाएगी, जो उसका मल्टी डायमेंशनल शक्ल है वो कैप्चर नहीं हो पाती। इट रिजाइड्स इन माइंड्स ऑफ इंडिविजुअल एक्सपर्ट्स, are in social groups and situations and is normally shared through conversations and interaction between people। लोगों के साथ आप बैठते उठते हैं, जब उनके साथ बातचीत करते हैं, वो कहते हैं ना बुजुर्गों का तजर्बा, वो तजर्बा बड़ा टेढ़ा मेढ़ा सा होता है, और वो बातचीत से निकलता है, किताबों से नहीं निकलता। ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव में देखा जाए, knowledge management is about making sure the skills, experience, and expertise of the project team and other stakeholders are used before, during, and after the project। मतलब ये आप मुसलसल, ये आपके ऊपर जैसे कहते हैं नूर की बारिश होती रहती है, प्रोजेक्ट करने के दौरान भी, उसके बाद भी, और उससे पहले भी। बिकॉज नॉलेज रिजाइड इन द माइंड्स ऑफ पीपल एंड पीपल कैन नॉट बी फोर्स्ड टू शेयर। अब मतलब हो सकता है कि आपने कोई चीज सीखी हो, लेकिन उसको आपको उसके लिंकेजेस जोड़ने में बाद में कुछ टाइम लगे, और प्रोजेक्ट के खत्म होने के बाद आप किसी के साथ डिस्कशन में अपना वो नया इल्म शो कर रहे हो, विच वॉज नॉट इवन रिकॉर्डेड एट दैट पॉइंट इन टाइम। तो ये ऐसी चीज है जो उस बंदे के जाती तजर्बात में चली गई है, और शायद ऑर्गेनाइजेशन के नॉलेज बेस में कैप्चर नहीं हो सकी। The most important part of knowledge management is creating an atmosphere of trust so that people are motivated to share their knowledge। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जैसे हम कहते हैं ना कि एक तो लेसन लर्न कैप्चर कर लो बकायदा कह के, एक होता है कि आप लोगों को ऐसे मौके फराहम करें कि जहां वो बिल्कुल एक ट्रस्ट वर्दी इन्वायरमेंट में, ओपन इन्वायरमेंट में, गपशप के इन्वायरमेंट में इल्म की बातें करें और डिस्कस करें। यही वजह है कि ये जैसे लाइक माइंडेड लोगों के ग्रुप्स बने होते हैं, जैसे वो क्या कहते हैं पाकिस्तान टी हाउस, जहाँ पे सारे अदबी लोग जाके बैठ जाते थे एक जमाने में, और क्या क्या इल्म वहां से जनरेट होता था। दैट इज वन एग्जांपल ऑफ दैट। या फॉर दैट मैटर, और हमारे पास इस किस्म की बहुत सी एग्जांपल्स हैं। पीएमआई के चैप्टर्स हैं पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में, हर जगह पर, पूरी दुनिया में चैप्टर्स हैं। यहाँ पे अगर आप मेंबरशिप लेते हैं तो आपको हर हफ्ते अगर आप उसको अटेंड करते हैं, उनकी मीटिंग को, या जो भी इवेंट होता है, या हर महीने महीने में एक होता है कम से कम, तो महीने में एक दफा आप जाके उन उन लोगों से मिलते हैं जिनका आपसे ऑफिस से कोई ताल्लुक नहीं है, जो आपके दोस्त नहीं है, लेकिन वो आपके प्रोफेशन कॉमन है, और उनके साथ आपका ताल्लुक भी नहीं है, वो किसी और ऑर्गेनाइजेशन का है। तो अब वहां पे जो बातें हो रही हैं, वो बड़ी कोई अजीब अजीब बातें भी होंगी, जो आपके अपने तजर्बे में कभी नहीं आ सकती, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के तजर्बे नहीं में मौजूद नहीं है। लेकिन वो चीजें आप जो वहां शेयर करेंगे या वहां से लेकर आएंगे, दैट मे बी यूनिक। तो ऐसे मौके, ऐसी बॉडीज होनी चाहिए जहाँ पे लोग अपने ख्यालात का इजहार कर सकें, अपने तजर्बात बता सकें, वगैरह वगैरह। खैर जी, मेरा ख्याल है कि ये बात समझ आ गई होगी।
Even the best knowledge management tools and techniques will not work if people are not motivated to share what they know or to pay attention to what others know. आप ये देख लीजिए, मॉडर्न जमाने में ब्लॉग आ गए हैं, ब्लॉगों में लोग अपने दिल के फफोले खूब फोड़ते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम कौन पढ़ता है? मतलब जिसका इंटरेस्ट होगा वही पढ़ेगा ना, हर कोई तो नहीं पढ़ता। मतलब मैं ब्लॉग लिख देता हूँ, अपनी मैंने जो भी तजुर्बा है वो मैंने उसमें लिख दिया, लेकिन उसको शायद कोई बंदा आए और उसे पढ़े और उससे फायदा भी हो जाए। ये ब्लॉग का आइडिया बुरा नहीं है, बहुत अच्छा आइडिया है। और इस हवाले से जो पीएमआई की साइट है projectmanagement.com, मैं उसको बहुत वैल्यू करता हूँ, क्योंकि वहां पे दुनिया जहान के अच्छे बड़े छोटे बड़े हर तरह के लोगों ने कुछ बातें लिखी हुई हैं। वो उस पर बहस करते रहते हैं, कोई भी टॉपिक पकड़ लेते हैं, उस पर अपने आइडिया लिख देते हैं। अब होता क्या है कि जो ही आपने वो चीज एक वो आर्टिकल पोस्ट किया है, फौरन से पेशतर आपको जवाब आने शुरू हो जाते हैं। और वो जवाब एवं किसी से नहीं आते हैं, वो बड़े बड़े नाम हैं लोगों के, बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं, बहुत ह्यूज नेम्स हैं इस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के प्रोफेशन के, वो लोग वहां पे एक्टिव होते हैं। और वो जनाब आपकी निगेशन भी कर सकता है, आपके फेवर में आपको करता है। मुझे बड़ा फायदा होता है जब मैं कोई ऐसी चीज वहां पोस्ट करता हूँ। अगर मुझे वहां मैंने अपने अंदाज में एक बात को बयान किया, मुझे नहीं पता कि लोग इसको मानेंगे, इसको इस तरह से या नहीं, इस तरह से कोई इंटरप्रेट करता भी है या नहीं करता, लेकिन मुझे फौरी तौर पे वैलिडेशन आए दो चार बड़े बड़े लोगों के नामों से, जो कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बड़े नाम रखते हैं। तो आप मुझे बताएं कि मेरा कॉन्फिडेंस कितना बढ़ेगा। फिर वो अगला बंदा जो ये बात उसको वैलिडेट करेगा, वो उसके आगे लिखेगा, अपनी रीजन भी लिखेगा। ये एक बहुत जबरदस्त चीज है। और हो सकता है कोई लोग उसे निगेट करें। अगर कोई निगेट करता है तो मुझे कुछ सीखने का मौका मिलेगा कि भाई ये तो मैंने गलत बात कह दी फलानी जगह पर, इसकी ये वजह हो सकती है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि निगेट करने वाला गलत निगेट कर रहा होता है। ये भी होता है कि अगला बंदा जो आपको निगेट कर रहा है वो गलत निगेट कर रहा है, लेकिन उसने अगर गलत निगेट किया है तो फौरी तौर पे चार और बंदों के कमेंट्स आ जाएंगे, ये बात गलत कर रहा है। इससे उसको भी सीखने का मौका मिलेगा, मुझे भी सीखने का मौका मिलेगा। तो आप ये देखें कि ये कितना जबरदस्त है नॉलेज को मैनेज करना, और ये लेसन लर्न वगैरह से कहीं ज्यादा बढ़ के ये चीज है। सो इन प्रैक्टिस नॉलेज इज शेयर्ड यूजिंग अ मिक्सचर ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट टूल्स एंड टेक्निक्स। इसमें इंटरेक्शन विद पीपल्स भी है, इसमें इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के टूल्स हैं, जिसके अंदर इन विच पीपल कोडिफाई पार्ट ऑफ देयर एक्सप्लिसिट नॉलेज बाय डॉक्यूमेंटिंग इट सो इट कैन बी शेयर्ड। ये जनाब इसके इनपुट्स वगैरह हैं जो हमने बात की। ये एक्सपर्ट में देखिए, एक्सपर्ट जजमेंट में, जब मैं एक्सपर्ट जजमेंट करना चाहता हूं तो मैं किन लोगों से मशवरा करूंगा? Expertise should be considered from individuals or groups with specialized knowledge or training in the following topic. जिन लोगों का इन बातों में इल्म होगा उनसे मैं मशवरा लूंगा ताकि मैं नॉलेज मैनेजमेंट बेटर कर सकूं। नॉलेज मैनेजमेंट का इल्म रखने वाले, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट का इल्म रखने वाले, ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग का इल्म रखने वाले, नॉलेज और इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के टूल्स को समझने वाले, और रेलिवेंट इंफॉर्मेशन दूसरे प्रोजेक्ट से जो है उन सबको, ये मेरी एक्सपर्ट जजमेंट, ये मेरा टूल है। फिर नॉलेज मैनेजमेंट बजाते खुद क्या है, ये भी एक टूल है। नॉलेज मैनेजमेंट टूल्स एंड टेक्निक्स कनेक्ट पीपल सो दे कैन वर्क टुगेदर टू क्रिएट न्यू नॉलेज, शेयर टेसिट नॉलेज एंड इंटीग्रेट द नॉलेज ऑफ डाइवर्स टीम मेंबर्स। मेरा ख्याल है आप काफी बेहतर तरीके से इसको रिलेट कर पा रहे होंगे। The tools and techniques appropriate in a project depend on the nature of the project, especially the degree of innovation involved, the project complexity and the level of diversity. अब देखें ये यूनिक चीजें, मतलब ठीक है लेसन तो आपने एक लर्न कर लिया, लेकिन जनाब आपने ये लेसन जिस सूरत हाल में लर्न किया, वहां पे इनोवेशन का कितना इस्तेमाल हो रहा था, वहां पे कितनी कॉम्प्लेक्सिटी थी, वहां कितनी डाइवर्सिटी थी, जिसमें डिसिप्लिन और इवन लोगों की डाइवर्सिटी भी हो सकती है। तो मतलब ये जो कुछ भी आप रजिस्टर कर रहे हैं, ये चीजें यूनिक यूनिक नॉलेज जनरेशन है, बल्कि यूं कहना चाहिए कि क्रिएशन ऑफ न्यू नॉलेज है। टूल्स एंड टेक्निक्स इंक्लूड बट आर नॉट लिमिटेड टू, लोगों से नेटवर्क करें, कम्युनिटीज ऑफ प्रैक्टिस, जैसे ये गैदरिंग होती हैं चैप्टर की और लाइक माइंडेड लोगों की, इस तरह कुछ कम्युनिटीज ऑफ प्रैक्टिस बनी है। पीएमआई में जैसे चैप्टर एग्जिस्ट करते हैं,
इस तरह कुछ लोगों ने वर्ल्ड वाइड अपनी कम्युनिटीज बना रखी हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के अंदर ही, वो भी चैप्टर की तरह ही होती हैं। लेकिन ये तो है ना, चैप्टर जियोग्राफिकली लोकेटेड है, कि इस्लामाबाद का चैप्टर है, उसमें मिसाल के तौर पे खवातीन जो हैं उन्होंने अपना एक सीओपी बनाया हुआ है, कम्युनिटी कम्युनिटी ऑफ प्रैक्टिस, के वीमेन इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। पूरी दुनिया की खवातीन जो हैं वो उसमें मेंबर बनती हैं, और उसमें वो आपस में देखती हैं कि कैसे हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और इसी तरह फर्ज करें अर्न वैल्यू मैनेजमेंट के ऊपर कम्युनिटी बनी होगी, किसी और चीज पे कम्युनिटी बनी होगी, वहां पे खास टॉपिक्स को एड्रेस किया जाता है। फिर मीटिंग्स हैं, आप अपने साथियों दोस्तों से या ऑफिस के लोगों से या बाहर के लोगों से मीटिंग्स करते हैं, उसमें सीखने का मौका मिलता है। वर्क शेडोइंग एंड रिवर्स शेडोइंग मैं आपसे पहले जिक्र कर चुका हूँ। डिस्कशन फोरम्स या ब्लॉग्स में काम हो सकता है, वर्कशॉप एंड लर्निंग रिव्यूज होते हैं। स्टोरी टेलिंग एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टूल है। तो मतलब ये हमें थोड़ा देखना होगा कि हमारी इसमें आदतें नहीं होती कुछ चीजें करने की, तो हम उस तरफ अटेंशन नहीं देते। स्टोरी टेलिंग का एक बड़ा ही अच्छा टूल है, जिसमें वो क्या करता है कि बजाय इसके कि जो एक्चुअल सिचुएशन को बयान किया जाए, वो उस सिचुएशन को एक कहानी की सूरत, एक मतलब झूठ मूठ के करेक्टर्स उसमें डाल के, कि अच्छा फर्ज कर लो कि मिस्टर असलम इस तरह की रिक्वायरमेंट लेके आ रहे हैं, और तो आगे से, कोई और खड़ा हुआ है, मतलब नजमा खड़ी हुई है, और उसको जब वो ये बात बताते हैं वो बहुत माइंड करती है। तो ये वो स्टोरी टेलिंग के थ्रू एक्चुअल सिनेरियो की तस्वीर कशी कर रहा है, मतलब एक तरह से ड्रामाटाइजेशन उसकी कर रहा है। तो इस तरह से अगले को इंटरेस्ट पैदा होता है और चीज ज्यादा बेहतर तरह से समझ आती है। क्रिएटिविटी एंड आइडियाज मैनेजमेंट टेक्निक्स, क्रिएटिविटी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है, नए आइडियाज को जनरेट किया जाए। नॉलेज फेयर्स एंड कैफेज होते हैं आजकल, इसका भी बहुत ज्यादा फैशन चल पड़ा है। नॉलेज फेयर्स और कैफेज बल्कि ऑनलाइन होने शुरू हो गए हैं। और इंटरेक्टिव ट्रेनिंग, जैसे हम ये वाली ट्रेनिंग कर रहे हैं, लोग तो ये कहते हैं कि यार इंटरेक्टिव ट्रेनिंग में कहाँ कुछ सीखने को मिलता है। बात एक हद तक तो मैं मानता हूँ कि फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं हो रहा होता, लेकिन उसको कवर करने के लिए जो हम बातचीत जिस अंदाज में करते हैं, और जिस अंदाज में वो जैसे कहते हैं ना कि आपकी अगर आंखें ना हो तो आप बाकी काम और ज्यादा जोरों शोर से करते हैं ताकि आंखों की कमी को कंपनसेट किया जा सके। इसी तरह जब हम ऑनलाइन ट्रेनिंग करते हैं, इंटरेक्टिव ट्रेनिंग करते हैं, तो हम जहां एक दूसरे को फिजिकली देख नहीं सकते होते, अगर उसको किसी ना किसी तरह से कंपनसेट करके हम ज्यादा अटेंटिव होकर सुनते हैं, या हम उस चीज की स्टोरी टेलिंग या ड्रामेटाइजेशन ज्यादा करते हैं ताकि अगले को समझ आ सके। तो ये जनाब वो सारे पॉइंट जो मैंने अभी आपको बताए हैं, ये उनको थोड़ा थोड़ा उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है नॉलेज मैनेजमेंट के हवाले से। और वो कह रहा है कि ऑल ऑफ दीज टूल्स एंड टेक्निक्स कैन बी अप्लाइड फेस टू फेस, वर्चुअली, और बोथ। फेस टू फेस इंटरेक्शन में इज यूजुअली द मोस्ट इफेक्टिव, लाजमी बात है, वो तो हम पहले ही मान रहे हैं कि फेस टू फेस तो आप ज्यादा मतलब कंफर्टेबल फील करते हैं to build the trusting relationships that are needed to manage knowledge. Once relationship is established, virtual interaction can be used to maintain the relationship. फिर जनाब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। इसके जो टूल्स एंड टेक्निक्स हैं, दे आर यूज टू क्रिएट एंड कनेक्ट द पीपल टू इंफॉर्मेशन। मतलब आपने इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के टूल्स एंड टेक्निक जो है उसमें लोगों को किस तरह से बांध के रखना है। दे आर इफेक्टिव फॉर शेयरिंग सिंपल अनएम्बिगुअस कोडिफाइड एक्सप्लिसिट नॉलेज। इसमें होता क्या है, methods for codifying explicit knowledge, for example, for producing lessons to be learned, entries for lesson learned register। तो फिजिकली आप लेसन लर्न रजिस्टर पे फोकस कर सकते हैं। लाइब्रेरी सर्विसेज हो सकती हैं जिसमें इंफॉर्मेशन गैदरिंग, फॉर एग्जांपल हु सर्चेज एंड रीडिंग पब्लिश्ड आर्टिकल्स। और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का इंफॉर्मेशन सिस्टम, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है ऑफन इंक्लूड डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, इसमें कौन सी चीज कहां पड़ी हुई है। Tools and techniques that connect people to information can be enhanced by adding an element of interaction. For example, include a contact me function। ये अक्सर वेबसाइट पे नहीं होता, email me या contact me या press here to interact या something like that। ये these things actually हैं तो ये बेजान चीजें। एक वेबसाइट है या एक कागज है,
लेकिन आप जब इस तरह की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, दैट क्रिएट्स अ लिंक टू रियलिटी, कि आप जनाब अगर मेरे से बात करना चाहते हैं, मुझे इस नंबर पे फोन कर लें या मुझे ईमेल कर लें, या मुझे तो मतलब ये है कि आप एक लेटर में जब अपना फोन नंबर दे रहे हैं और उसे कह रहे हैं कि फील फ्री टू कॉल मी, तो आपने एक तरह से अपनी फिजिकल रिश्ता कायम कर लिया उस बंदे के साथ, अगर चाहे तो आपसे बात कर सकता है। Interaction in sport also helps people find relevant information. Asking for help is generally quicker and easier than trying to identify search terms. ये सर्च इंजन को ले लीजिए जी, आजकल जो गूगल वगैरह आ गया है सारा कुछ, तो सर्च टर्म्स आर ऑफन डिफिकल्ट टू सिलेक्ट बिकॉज पीपल मे नॉट नो विच कीवर्ड्स और की फ्रेजेस टू यूज। और अगर आजकल के गूगल में, अब मुझे अक्सर लोगों की कॉल आती है, सर फलानी चीज के ऊपर बताएं। मैं कहता हूँ यार मैंने तुम्हें क्या बताना है, सब लोगों के पास सर्च इंजन है, गूगल है, सब कुछ है। मैं, मुझे भी ना पता हो बात का, मैं सर्च पे उसके सामने ही, वो फोन कॉल पे मेरे साथ बंदा होता है, मैं उधर ही सर्च करके और लिंक उसे कहता हूँ कि ये जरा तुम्हें मैं व्हाट्सएप कर रहा हूँ, इस लिंक पे जाओ, तुम्हें अपने जवाब मिल जाएगा। वो खुद नहीं सर्च करना, या फॉर दैट मैटर यूं समझ लिए लोगों के को सर्च करने, सर्च का स्ट्रिंग बनाना नहीं आता कि सर्च की कैसे जाती है सही जगह पे पहुंचने के लिए। तो वो अपनी थोड़ी सी मेहनत को बचाने के लिए या उस स्किल को नहीं सीखते। तो इंफॉर्मेशन को मैनेज करने का तरीका आना चाहिए। मिसाल के तौर पे आप गूगल में अगर दो बातें चाह रहे हैं, तो आप उसमें एंड का लिंक देके कि मुझे इसके और इसके बारे में चाहिए इंफॉर्मेशन, या अगर मैं इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के बारे में चाहता हूँ, तो मुझे अगर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट में हार्ड कोर चाहिए, मुझे इन दोनों के गिर्द कॉमे लगा देने चाहिए, इन्वर्टेड कॉमर्स जो होते हैं, तो मुझे वो इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के बारे में बताएगा, खाली इंफॉर्मेशन और खाली मैनेजमेंट के बारे में नहीं बताएगा। या मैं चाह रहा हूँ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड नॉलेज मैनेजमेंट, तो मुझे इन दोनों को इन्वर्टेड कॉमा में डाल के इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट और साथ कॉमा डाल के या स्पेस देके फिर दोबारा इन्वर्टेड कॉमा में नॉलेज मैनेजमेंट कह लूँ। तो कहने का मकसद है कि हमें इन चीजों को सर्च करना, कहाँ से ढूंढना है, कैसे ढूंढना है, जो कि अदरवाइज बहुत आसान हो गया है, लेकिन उनको फिर भी ये काम नहीं करना आता। तो ये स्किल लोगों में होना चाहिए। Knowledge and information management tools and techniques should be connected to project processes and process owners. कम्युनिटीज ऑफ प्रैक्टिस की हमने बात की, जहाँ पे मतलब एक ही टॉपिक और एक ही स्पेशलाइज्ड आइटम के ऊपर बात होती है। फिर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स हैं जो उसके माहिरीन हैं, बुक ऑथर भी हो सकते हैं, अदरवाइज माहिरीन भी हो सकते हैं, may generate insights that lead to improved control processes. Having an internal sponsor can ensure improvements are implemented. Lessons learned register entries may be analyzed to identify common issues that can be addressed by changes to project procedures. कहने का मतलब मेरा ये है कि ये जो कुछ भी हम प्रोजेक्ट में कर रहे हैं, इसको प्रोजेक्ट की हद से बाहर लेके जाएं और एज एन ऑर्गेनाइजेशन उन स्पेसिफिक चीजों के ऊपर अपनी नॉलेज मैनेजमेंट करने की कोशिश करें, उसमें नए नॉलेज को क्रिएट करें, उस पर रिसर्च एक तरह से जारी रखें। आपके लोग जो हैं वो इतने इंटरेस्टेड होने चाहिए उन टॉपिक्स के ऊपर कि वो कम्युनिटीज ऑफ प्रैक्टिस में और पीएमआई के सेमिनार में, इधर उधर ब्लॉग्स वगैरह में अपनी एक्टिविटी जारी रखें और वो चीजें आप सीखते रहें। इंटरपर्सनल स्किल्स में जो मैं पहले ही बयान कर चुका हूं एक्टिव लिसनिंग के हवाले से, फैसिलिटेशन के देख लें। एक्टिव लिसनिंग हेल्प्स रिड्यूस मिसअंडरस्टैंडिंग, मतलब आपने कुछ समझा और कुछ तो सुना और कुछ समझ लिया कि मैं अच्छा बट ठीक है, जो फिल इन द गैप्स, जो नई बात समझे आपने वो खुद ही अपने आप को फिल इन द ब्लैंक कर दिया। अगर आप इसको मिसअंडरस्टैंडिंग्स को रिमूव करेंगे तो इट विल इंप्रूव कम्युनिकेशन एंड नॉलेज शेयरिंग। फैसिलिटेशन हेल्प्स इफेक्टिवली गाइड अ ग्रुप टू अ सक्सेसफुल डिसीजन, सॉल्यूशन और कंक्लूजन। ये लीडर का काम है कि वो आपको सही डायरेक्शन में धक्का दे। लीडरशिप इज यूज्ड टू कम्युनिकेट द विजन एंड इंस्पायर द प्रोजेक्ट टीम टू फोकस ऑन द appropriate knowledge and knowledge objectives. Networking allows informal connections and relations among project stakeholders to be established and create the conditions to share tacit and explicit knowledge. Or political awareness helps the project manager to help communication based on the project environment as well as the organization's political environment. तो मेरा मतलब है ये सब चीजें, इनको मैं ना भी आपके सामने रीड आउट करता, ये चीजें अपनी जगह उतनी ही इंपॉर्टेंट रहती। और ये जो चीजें लिखी हुई हैं किताब में, ये रटने के लिए नहीं होती, ये समझने के लिए होती हैं।
आप इसको अपने तौर पे जब किताब से पढ़ेंगे तो आप इनसे ग्रैस्प करेंगे कुछ चीजें। और इसीलिए हर बंदा जब किताब पढ़ता है, कोई चीज पढ़ता है, उस वो कोई मुख्तलिफ चीज ग्रैस्प करता है। जरूरी नहीं है जो लिखा हुआ है वही आप ग्रैस्प करेंगे, आपकी समझ होती है। अब जो मैंने गाइड कर दिया, अब आप इस किताब को पढ़ेंगे तो शायद आपको चीजें और ज्यादा वाज़ेह तौर पे समझ आए और आप अपने नोट्स बनाते जाएं। नोट्स बनाने अपने हाथ से बड़े जरूरी हैं, क्योंकि आप अपनी नॉलेज के गैप्स के हिसाब से नोट्स बनाते हैं। जो चीज आती होती है उसका नोट नहीं बनाते। हर चीज थोड़ी, पूरी किताब थोड़ी लिखेंगे आप, तो उससे आपको सबसे ज्यादा फायदा होता है। तो वो चीज करें। आउटपुट्स में हमारे पास लेसन लर्न रजिस्टर है, प्रोजेक्ट में प्लान अपडेट हो रहे हैं और ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट्स अपडेट हो रहे हैं। ये तो खैर हम इन सब चीजों से वाकिफ। अगला जो प्रोसेस है, यहां तक जो बातें हुई हैं इनके ऊपर कोई क्वेश्चन आंसर तो नहीं है जी? जी जनाब, कोई नहीं। अच्छा जी, अब आप आ जाइए मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल में, और आप इस बात को एक्नॉलेज करेंगे कि मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल में हमारे पास दो प्रोसेस हैं। एक का नाम तो है मॉनिटर एंड कंट्रोल प्रोजेक्ट वर्क, जिसको मैंने एक नाम दिया था, क्या? क्यों आदिल, क्या नाम दिया था इसको मैंने? सर कल आपने बताया था ये कोई मॉनिटर कंट्रोल सर। नहीं, मैंने मैंने जो अपनी तरफ से नाम दिया हुआ है, ये चीफ एनालिस्ट है। चीफ एनालिस्ट, बिल्कुल ठीक है सर। ये ठीक है मतलब सर, कल बात हुई थी सर। जितने भी एनालिसिस होते हैं बाकी सारे नॉलेज एरियाज की तरफ से, वो अपना अपना कंट्रोल, अपना अपना एनालिसिस करके इसको देता है, और ये उनके ऊपर बैठा हुआ है। ये उनके सारे जो वर्क परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन आती हैं उनको असेंबल करके और एक वर्क परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनाता है। तो ये चीफ एनालिस्ट है। और उन सब ने अपनी अपनी चेंज रिक्वेस्ट जो करनी थी कर दी है। अगर कोई बात रह जाती है तो वो ये करता है। तो ये एनालिसिस का बाप है। जो दूसरा प्रोसेस है परफॉर्म इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल, वहां सारी चेंज रिक्वेस्टें जाती हैं और उन चेंज रिक्वेस्टों की को कंट्रोल वो करता है, कौन सी अप्रूव करनी है कौन सी नहीं करनी। इसलिए उसको मैं कहता हूं चीफ कंट्रोलर। ये ना मैंने नाम दिए हुए, अदरवाइज किताब में नहीं है। किताब में उसको कहते हैं परफॉर्म इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल, और इसको कहते हैं मॉनिटर एंड कंट्रोल प्रोजेक्ट वर्क। तो मॉनिटर एंड कंट्रोल प्रोजेक्ट वर्क जो है, ये ट्रैक करता है, रिव्यू करता है और रिपोर्ट करता है ओवरऑल प्रोग्रेस को टू मीट द परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स डिफाइंड इन द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान। की बेनिफिट इस प्रोसेस का, इट अलाउज स्टेक होल्डर्स टू अंडरस्टैंड द करंट स्टेट ऑफ द प्रोजेक्ट। प्रोग्रेस की बात हो रही है ना, इस वक्त हम कहां खड़े हैं, टू रिकॉग्नाइज द एक्शन टेकन टू एड्रेस एनी परफॉर्मेंस इश्यूज। ताकि देखें अभी के स्टेटस को जानेंगे तो आप ये बता सकेंगे ना कि अब हमें क्या करना चाहिए। एंड टू हैव विजिबिलिटी इनटू द फ्यूचर, मतलब आप फ्यूचर प्रिडिक्ट करने की भी कैपेबिलिटी एनालिसिस की रोशनी में ही रखेंगे। तो और उसके ऊपर क्या कॉस्ट और स्केड्यूल का फोरकास्ट है, कितना और पैसा लगेगा, कितना और टाइम लगेगा। दिस प्रोसेस इज परफॉर्म थ्रू आउट द प्रोजेक्ट। इसके जो टूल्स एंड टेक्निक्स हैं उन पे जरा एक नजर रखिए। यहाँ पे भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान है और सारे ही कंपोनेंट इसमें आ सकते हैं। प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट में से भी अक्सर चीजें यहाँ हैं। अजम्पशन लॉग है, बेसिस ऑफ एस्टीमेट है, कॉस्ट के फोरकास्ट और ये सब चीजें, स्केड्यूल के फोरकास्ट, रिस्क रिपोर्ट, रिस्क रजिस्टर, क्वालिटी वगैरह वगैरह वगैरह। वर्क परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन। अब मुझे कोई बताए कि ये वर्क परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन कहाँ से आई है और क्यों आई है? जी मुश्तबा, why do we have work performance information as an input? From where सर have हम लोग ने डायरेक्ट एंड मैनेज वर्क में जो डिलीवरेबल्स बनाए थे तो उसके साथ वर्क परफॉर्मेंस डेटा आया था। हम्म, तो वेरियस वेरियस प्रोसेसेस से मिलके तमाम का तमाम जो डेटा था वो गया था मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल के पास, और फिर वो वर्क परफॉर्मेंस डेटा जो है वो इंफॉर्मेशन की सूरत में उसके पास एज एन इनपुट आया है। यहाँ पे इनपुट आया है, लेकिन कहाँ से आया है? मुख्तलिफ कंट्रोल से। मॉनिटर्स एंड कंट्रोल जो पड़े हुए हैं, हर नॉलेज एरिया का है ना कोई चीज मौजूद है वहां पर। वो उसने जब उसको एनालाइज कर लिया अपने अपने हिसाब से, तो उस डेटे को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन बना दिया। अब वो 8-10 जगहों से वो इंफॉर्मेशन मुख्तलिफ मुख्तलिफ इकट्ठी हुई पड़ी हैं, वो सब यहाँ आ रही हैं। दिस इज सिंगल सोर्स जहां सारी वर्क परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन आके जमा होनी है। तो ये वो इनपुट हो रही हैं। फिर जनाब जो हमारे एग्रीमेंट्स हुए हुए हैं वो आ रहे हैं।
एंटरप्राइज नॉन मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेस एसेट्स आ रहे हैं। यहाँ हमने क्या करना है, यहाँ हमने दो काम करने हैं। पहला काम कि जो वर्क परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन है इसको फर्दर एनालाइज करना है और इसको कन्वर्ट करना है रिपोर्ट की सूरत में। दूसरा काम हमने ये करना है कि अगर इस बदली हुई इस सारे एनालिसिस की रोशनी में अगर हम समझते हैं कि कोई मजीद और भी चेंज रिक्वेस्ट हो सकती है तो हमारे पास ये ताकत भी है कि हम वहां यहां से वो चेंज रिक्वेस्ट कर सकें। अब आउटपुट्स की तरफ देखें, पहला है वर्क परफॉर्मेंस रिपोर्ट, दूसरा है चेंज रिक्वेस्ट। बाकी तो खैर प्रोजेक्ट में प्लान अपडेट और प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट अपडेट है, लेकिन असल में ये दो चीजें हैं, वर्क परफॉर्मेंस रिपोर्ट और चेंज रिक्वेस्ट, ये की आउटपुट्स हैं। और इनको बनाने के लिए वही एक्सपर्ट जजमेंट हमें चाहिए, डाटा एनालिसिस हमें चाहिए। ये हमारा यहाँ की स्किल है। जो की टूल एंड टेक्निक्स हैं हमारे वो ये हैं, मुख्तलिफ अल्टरनेटिव्स को एनालाइज करने का तरीका आना चाहिए, कॉस्ट बेनिफिट एनालाइज करनी आनी चाहिए, अर्न वैल्यू एनालिसिस आना चाहिए, रूट कॉज एनालिसिस आना चाहिए, ट्रेंड एनालिसिस का अंदाजा हो, वेरिएंस एनालिसिस। और अल्टीमेटली इस सारे एनालिसिस की रोशनी में वी शुड बी एबल टू मेक सेन डिसीजंस। और इस कार्रवाई के दौरान हमें कुछ मीटिंग भी करनी पड़ सकती हैं। अब जनाब जो चीजें यहाँ से वर्क परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन जो आ रही हैं वो देखिए कहाँ कहाँ से आ रही हैं। इस मॉनिटर एंड कंट्रोल के नीचे जितनी 10 जगह, ये वही 10 जगह हैं, याद रखिएगा, ये वही 10 जगह हैं जहां पर एग्जीक्यूशन ने वर्क परफॉर्मेंस डेटा भेजा था। नाउ ऑल ऑफ देम हैज कन्वर्टेड देयर एनालिसिस इनटू अ वर्क परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन एंड दैट इज बीइंग सेंट टू मॉनिटर एंड कंट्रोल प्रोजेक्ट पर। इसके अलावा जो आपने ठेके दिए हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स दिए हैं प्रोक्योरमेंट के, उनके जो भी कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए हैं, एग्रीमेंट साइन हुए हैं, वो भी यहाँ एनालिसिस के लिए आ जाएंगे, प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स भी आ जाएंगे, प्रोजेक्ट प्लान भी आ जाएगा। और अब यहाँ से आपने करना क्या क्या है, कोर मैटर आपका वो टॉप पे लिखा हुआ है, चेंज रिक्वेस्ट और वर्क परफॉर्मेंस रिपोर्ट। ये है असल चीज जो आप यहां से निकाल के प्रोजेक्ट परफॉर्म इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल को आप चेंज रिक्वेस्ट जो करेंगे वो उसको भेजेंगे और वर्क परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी उसको भी भेजेंगे और भी कहीं भेजेंगे। अब आप देखिए नंबर 2 लिखा हुआ है, वर्क परफॉर्मेंस रिपोर्ट ऑल्सो गोज टू मैनेज टीम। याद करिए मैंने आपको पहले क्या बताया था, मैंने ये बताया था कि जो लोग एग्जीक्यूशन में जो काम कर रहे हैं, टीमें जो काम कर रही हैं, उनकी जो काम की रिपोर्ट है, ये उनके कामों की रिपोर्ट नहीं है, ये जनरली काम की रिपोर्ट है। इसको भेज दिया जाएगा मैनेज टीम के पास। वहां जो भी सुपरवाइजर उनसे काम करवा रहा है वो देखेगा कि ये जो काम अच्छा या बुरा हुआ है ये किसने किया है, और वो लोग तो उसके कंट्रोल में बैठे हुए हैं। जिन लोगों ने अच्छा या बुरा काम किया है उनको उसके मुताबिक उनसे अपनी डीलिंग रखेगा। उसके बाद ना वर्क परफॉर्मेंस रिपोर्ट की एक कॉपी कम्युनिकेशन को भी जा रही है, ताकि जो भी वर्क परफॉर्मेंस आ रही है, जिस तरह से आ रही है, उसके हिसाब से लोगों से कम्युनिकेशन मैनेज करी जा सके। फिर वर्क परफॉर्मेंस रिपोर्ट मॉनिटर रिस्क को भी भेजा जा रहा है, ताकि रिस्कों की मॉनिटरिंग के दौरान हम जो वर्क परफॉर्मेंस रिपोर्ट है उसको कंसिडर कर सकें। फिर ये आप देखते हैं कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान अपडेट्स जो हैं वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान में चले जाते हैं और प्रोजेक्ट के जो डॉक्यूमेंट्स अपडेट होते हैं वो प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट में चले जाते हैं, और एंटरप्राइज नॉमिनल फैक्टर्स वगैरह तो हमें इनपुट में मिल रहे थे। ठीक हो गया जी। तो ये वो चीजें हैं जो इसका पूरा एक्सप्लेनेशन है। आप इस डायग्राम को देख के परेशान ना हो, ये कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं होती, ये बड़ा सिंपल सा है। सिर्फ आपको एक फायदा ही हो रहा है यहाँ से कि आपको ये पता चल रहा है कि हर इंफॉर्मेशन का सोर्स क्या क्या है और हर जो आउटपुट जा रहा है उसकी डेस्टिनेशन क्या है। तो ये रटने की भी जरूरत नहीं है, समझने के लिए इस चार्ट को एक नजर जरूर देखा करें। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एक व्यू बनाने के लिए कि दरअसल चीजों के साथ होता क्या है। फिर जनाब, मॉनिटरिंग इज एन एस्पेक्ट ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट परफॉर्म थ्रू आउट द प्रोजेक्ट। देखें जैसे जैसे एग्जीक्यूशन हो रही है, एज सून एज द एग्जीक्यूशन हैज स्टार्टेड, आप यकीन कीजिए कि उसके बिल्कुल साथ साथ मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल भी स्टार्ट हो जाएगी। जैसे जैसे काम हो रहे हैं वैसे वैसे उन कामों के बारे में हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, उस इंफॉर्मेशन को मेजर करना है, उसकी असेसमेंट्स करनी है, उसके ट्रेंड्स एस्टेब्लिश करने हैं और फोरकास्टिंग करनी है। भले किसी भी एरिया की मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग हो,
तमाम मतलब यहाँ पे भी पहुंचने से पहले जो कंट्रोल इंडिविजुअल कंट्रोल्स हैं, हर कंट्रोल के पास दो चीजें तो होती हैं, एक है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान और दूसरी चीज है वर्क परफॉर्मेंस डेटा। ठीक है जी। करता क्या है कोई भी कंट्रोल, और ये भी अल्टीमेटली यही करेगा, इट कंपेयर्स द वर्क परफॉर्मेंस डेटा विद द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान एंड एवरी जो भी जिस एरिया का भी जिस नॉलेज एरिया का कंट्रोल है वो अपने जाविये से देखेगा। मिसाल के तौर पे स्केड्यूल का जो कंट्रोल है वो ये देखेगा कि ये काम प्लान के मुताबिक 10 दिन में होना था, एक्चुअली कितने दिन में हुआ, तो डाटे से उसे पता चल जाएगा किस तारीख को शुरू हुआ किस तारीख को खत्म हुआ, तो कितने दिन में हुआ, कितना लेट हुआ। ये जितना लेट हुआ, फर्ज करें 2 दिन लेट हुआ, तो इसका मतलब है कि एक्चुअल से इसकी कितनी वेरिएंस आई, पता चलता है 2 दिन लेट हो गया। अच्छा, अब बात यह है कि ये 2 दिन लेट होना एक नेगेटिव बात है, दिस इज अ नेगेटिव वेरिएंस। अगर तो ये पूरे वक्त में हुआ होता तो हम कहते 0 वेरिएंस। अब चूंकि ये लेट हो गया है 2 दिन, हम कहेंगे -2 की वेरिएंस आ गई है, मतलब हमने लेट कर दिया है। और अगर जल्दी हो जाता तो हम कहते +2 की वेरिएंस आ गई है, मतलब हमने 2 दिन जल्दी कर लिए। अगर आपने 10 दिन का काम 8 दिन में कर लिया हो तो दिस इज अ पॉजिटिव वेरिएंस। तो वेरिएंस जो है सबसे पहले तो वो मेजर होती है और ये पता चलता है कि वेरिएंस प्लस है या माइनस है, अच्छी है या बुरी है। अब जो भी हो गया ये कहलाता है वेरिएंस एनालिसिस। फिर हम ये अगला सवाल ये करते हैं अपने आप से कि यार ये जो वेरिएंस आ गई है, ये एक तो हमने ये देख लिया कि प्लस है या माइनस है, दूसरी बात इस वेरिएंस से मेरे प्लान पे कोई फर्क तो नहीं पड़ता। अब सवाल ये पैदा होता है कि कितना लेट होना या कितना जल्दी होना आपके प्रोजेक्ट के लिए काबिले जिक्र है। इसके लिए हमें उसके मैनेजमेंट प्लान को जाके देखना होगा कि मैनेजमेंट प्लान क्या कहता है कि कितना लेट हो जाए तो काबिले जिक्र है। वो बताएगा, टॉलरेंस बताएगा कि जनाब अगर ये चीज फर्ज करें कि ये उसने ये असूल लिखा हुआ है कि 1 दिन आगे पीछे हो जाए तो कोई बात नहीं है, फर्ज कर लेते हैं ना, वैसे तो 1 दिन भी बहुत ज्यादा है, 1 दिन का लेट होना या 1 दिन काम जल्दी होना इज नो प्रॉब्लम। अगर वो नो प्रॉब्लम है तो इसका मतलब है ये बियरेबल है, तो फिर हम इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेंगे। लेकिन जैसे मैंने कहा कि 1 दिन बहुत होता है, 8 घंटे का वर्किंग आवर्स होते हैं, उसके अंदर 8 घंटे लेट हो गए आप, तो मे बी यू से कि नहीं यार इसको और मतलब 1 डे मैटर्स टू मी, व्हाट डज नॉट मैटर टू यू। क्या 1 घंटे का डिले आपके लिए मैटर नहीं करता? अगर आप कहते नहीं यार वो भी करता है, तो फिर हम पूछेंगे क्या आपके लिए 5 मिनट का डिले मैटर करता है? उसने कहा नहीं 5 मिनट का नहीं करता। इसका मतलब ये हुआ कि आपने अपनी टॉलरेंस जो स्केड्यूल मैनेजमेंट प्लान के अंदर स्टैब्लिश की थी वो थी ±5 मिनट। ये 5 मिनट की हद तक अगर कोई चीज डिले हो जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो ही 6वां मिनट हो तो हम कहेंगे ये तो डिले हो गया। खैर ये तो मैंने बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया कि जी 5 मिनट तक ले आया, लेकिन दरअसल हमारे लिए मैटर करता है कि 1 दिन बहुत ज्यादा है। हम कहते हैं अच्छा दिन ज्यादा है तो 8 घंटे होते हैं दिन में, तो 8 घंटे नहीं आपके लिए ज्यादा है तो क्या 7 घंटे ठीक है? हम नहीं 7 भी ज्यादा है, 6 भी ज्यादा है, 5 भी ज्यादा है। जिस तरह मैं फिगर नीचे ला रहा हूं आपकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ रही है, तो अंदाजा होता है कि तकरीबन 4 घंटे तक आप अगर लेट हो गया है तो आप कहेंगे यार ये नोटिसेबल है, लेकिन 4 घंटे से कम अगर डिले होता है तो इसको हम गुजारा कर सकते हैं। मतलब 4 घंटे प्लस या माइनस हो जाए तो हम उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेंगे, हम उसको नॉर्मल समझेंगे। अच्छा, अब होगा क्या जब मैंने ये रूल बना दिया कि हाफ अ डे या 4 घंटे का डिले एक्सेप्टेबल है, तो अब क्या होगा कि जब तक 1, 2, 3 और 4 घंटे तक के टाइम में अगर कोई चीज डिले होती है या जल्दी होती है तो हम उसको नोटिस नहीं करेंगे। जो ही 4 घंटे पूरे हो जाते हैं तो हम उसको कहेंगे 1 दिन का डिले कॉज हो गया। मतलब ये है 4 घंटे का मतलब 4 घंटे का डिले नहीं है, 4 घंटे का मतलब 1 दिन का डिले है। ठीक है जी, क्योंकि हमारे अकाउंटिंग यूनिट 1 दिन है, तो 4 घंटे तक हम उसको अगले दिन में दे सकते हैं।
उससे ज्यादा डिले कर जाए तो हम मान लेंगे कि ये एक दिन तो गया। आई होप मेरी बात आपको समझ आई होगी। ये हो गया आपका वेरिएंस। इसका मतलब है कि जो चीज 4 घंटे से ज्यादा डिले कर जाए उसके ऊपर एक्शन लेने की जरूरत है। मतलब एक्शन क्या है? चेंज रिक्वेस्ट। अब अगर टाइम की टॉलरेंस आपने 4 घंटे रखी है तो 4 घंटे से ऊपर जो चेंज हो जाए, जो वेरिएंस हो जाए, उसका चेंज रिक्वेस्ट बनता है। इसी तरह कॉस्ट का भी कोई लिमिट रखी जा सकती है कि जनाब कितने पैसे एक्स्ट्रा या कम खर्च हों तो हमारे लिए मैटर करते हैं। आप कहते हैं जी अच्छा 1000 रुपया तक हो जाए, नहीं नहीं 1000 रुपये बहुत ज्यादा है, तो आप लिमिट रख लें 500 रुपए प्लस या माइनस में अगर खर्च हो जाए तो उसकी खैर है। लेकिन जो ही 500 रुपए खर्च होंगे तो चेंज रिक्वेस्ट बन जाएगा। इसी तरह स्कोप भी है। तो मतलब जो नोटिसेबल आपने टॉलरेंसेस लिखी होती हैं कि इस हद से जब चीज ज्यादा जाए तो हम इस पे एक्शन लेंगे, तो चेंज रिक्वेस्ट विल ओनली इन्वोक इन दोज सर्कमस्टांसेस। तो एक तो बात ये हो गई जी वेरिएंस एनालिसिस की, और इसके ऊपर देखिए हमने कितने बड़े बड़े हमने फैसले कर लिए, लेकिन अभी मैं आपको बताता हूं कि और भी बड़े फैसले कर सकते हैं। जी मुस्तफा। सर मैं ये पूछ रहा था कि अभी इससे पहले जो हमने फिगर देखी थी रिलेशनशिप्स की, जी उसमें अगर इनके जो अभी आप बात कर रहे हैं, जैसे आपने कल भी बताया था कि अगर हमारे पास जो तमाम वर्क परफॉर्मेंस डाटा था वो रिव्यू होने के बाद पीएम प्लान के साथ, एंड इफ वी कंसीडर बीइंग वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि हर एक्सेप्टेड वेरिएंस आ रही है या जो भी चेंजेस हैं वो तीनों बेसलाइन में से किसी पे भी इम्पैक्ट नहीं कर रहे, तो still we need to update the project management plan document plans. ठीक। देखें बात यह कि अगर तो स्कोप टाइम कॉस्ट में विद इन टॉलरेंस है या उनके ऊपर जो हमने रखा हुआ था कि असर पड़ रहा है वो नहीं पड़ रहा, मतलब ये मैं मानता हूं अगर 4 घंटे से कम है ना तो ये असर नहीं पड़ रहा, इसको मैं ऐसे ही कंसिडर करूँ। लेकिन अगर उसकी रोशनी में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान में कोई तब्दीलियां लाने की जरूरत पड़ती है, आप ला सकते हैं, आपकी स्वाबदीद में है। लेकिन अगर वो उसकी लिमिट से क्रॉस करेगा तो फिर इजाजत के बगैर नहीं ला सकते। ओके, जो आपका बॉस है ठीक ठीक सर, इजाजत के बगैर आप बेसलाइन को हिला नहीं सकते। अच्छा खैर, तो राइट। पहली बात तो ये हो गई कि केस बनता है या नहीं बनता। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं। आपने वेरिएंस एनालिसिस तो कर लिया, आपके पास वो जो वेरिएंस एनालिसिस है वो आज के इस इंस्टेंस का है, इस वक्त क्या होना चाहिए था और क्या है। लेकिन आप फर्ज करें हफ्ते के हफ्ते प्रोग्रेस रिपोर्ट निकालते हैं और ये सारा एनालिसिस वेरिएंस एनालिसिस आप करते हैं। अब तक प्रोजेक्ट को शुरू हुए हुए 5 हफ्ते गुजर गए, आपके पास 5 हफ्तों की वेरिएंस का रिकॉर्ड मौजूद है। इन 5 हफ्ते की वेरिएंसेस को अगर आप प्लॉट करें ग्राफ की सूरत में तो आपको पता चलेगा कि हमारी ओवरऑल परफॉर्मेंस का ट्रेंड क्या जा रहा है। आप ये नहीं कह सकते कि जनाब ये थोड़ा सा 4 घंटे का गैप हुआ है, अगले अगले हफ्ते में मैं से 4 घंटे से 8 घंटे कर लूंगा, मतलब दूसरी साइड पे चला जाऊंगा, इंप्रूव कर लूंगा। आपकी वेरिएंसेस ये साबित कर रही हैं कि आपकी परफॉर्मेंस मुसलसल पिछले 4-5 हफ्तों से नीचे ही नीचे चली जा रही है। तो आपका क्या ख्याल है कि जितनी वेरिएंस इस दफा आई है अगली दफा भी इतनी ही वेरिएंस आएगी? अगर आपने कोई इकदाम ना लिए तो ये वेरिएंस और ज्यादा बढ़ेगी। उससे एक ट्रेंड एस्टेब्लिश होता है, पिछली तमाम वेरिएंसेस से एक ट्रेंड एस्टेब्लिश होता है और वो ट्रेंड आपको बताएगा कि आपने कहां जाना है। इसको कहते हैं ट्रेंड एनालिसिस। ट्रेंड एनालिसिस का मतलब है कि पीछे का ट्रेंड क्या है। उस ट्रेंड को देखते हुए जब मैं अगले प्रोग्रेस रिपोर्ट को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करता हूं या इस ग्राफ को प्रोजेक्ट करके अगले प्रोग्रेस रिपोर्ट तक डॉटेड लाइन लेके जाता हूं, तो इसको कहते हैं प्रोजेक्शंस। तो मैंने वेरिएंस एनालिसिस किया, मैंने ट्रेंड एनालिसिस किया और ट्रेंड एनालिसिस से मैंने प्रोजेक्शंस खींच के अगला हफ्ता अगली रिपोर्ट प्रिडिक्ट करने की कोशिश की। ये बड़ा अच्छा एक सेट है कि मुझे ये अंदाजा हो जाता है कि अगले हफ्ते क्या होने का इम्कान है और क्या एक्चुअली प्लान के हिसाब से हमें कहाँ होना चाहिए और हम कहाँ होंगे। ये 2 बातों का अंदाजा हो गया मुझे। और अब मेरी कोशिश क्या होगी कि इस एक हफ्ते के दौरान मैं अपनी परफॉर्मेंस को इन्हांस से इंप्रूव करूं। तो जब तक मुझे इसका पता नहीं होगा कि मेरी प्रोजेक्शन कहाँ जा रही है,
मैं एनहांसमेंट और इम्प्रूवमेंट कैसे कर सकता हूँ? ये होगी जी प्रोजेक्शन। अभी इसी प्रोजेक्शन को जरा एक नॉच अप ले जाएं। आप कहें इस वक्त मैं 5वें हफ्ते में खड़ा हूं और मुझे ये अंदाजा लगाना है, फोरकास्ट करना है कि ये प्रोजेक्ट जो है जैसा भी अब तक हुआ है, ये टोटल प्रोजेक्ट जब खत्म होगा कितना टाइम गुजर चुका होगा और कितना पैसा खर्च हो चुका होगा। बट व्हाट इज गोइंग टू बी माय न्यू बजट, व्हाट इज गोइंग टू बी माय न्यू स्केड्यूल टाइम। एक्चुअली मैं अब फोरकास्ट कर रहा हूं। इसका मतलब है कि अब तक जो खर्च हो गया वो तो हो गया। अब सवाल ये पैदा होता है और कितना खर्च होगा। अब तक जो टाइम गुजरना था वो तो गुजर गया, अब सवाल ये पैदा होता है और कितना वक्त लगेगा। तो ये वो चीज है जो फोरकास्टिंग में आ जाती है और हम इसमें स्केड्यूल की भी फोरकास्टिंग करते हैं, कॉस्ट की भी फोरकास्टिंग करते हैं। इन्हीं का जिक्र आपको उसके अंदर मिला भी था। तो ये चीज है जी, ये मुख्तलिफ किस्म के एनालिसिस हैं जो हम ये इसके अंदर से ये ट्रेंड एनालिसिस, वेरिएंस एनालिसिस वगैरह वगैरह ऑल्टरनेटिव है। मेरे एक काम है उसको दुरुस्त करना है मैंने, तो मेरे पास 3 डिफरेंट तरीके हैं। मैं अल्टरनेटिव एनालिसिस करूंगा, इनमें से सबसे बेहतरीन तरीका कौन सा है? तो ये अल्टरनेटिव एनालिसिस कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है कि मतलब ये काम करना सूदमंद भी है कि नहीं है। जितना पैसा इस काम को करने में लग रहा है और जितना फायदा इससे रिसीव होने वाला है, उन दोनों में मुझे अगर बेनिफिट ज्यादा नजर आएंगे तभी मैं उसमें जाऊंगा। और अर्नड वैल्यू एनालिसिस जो है वो बुनियादी तौर पे मैं बात करूंगा स्केड्यूल और कॉस्ट के अंदर दोनों में। अर्नड वैल्यू में हम स्केड्यूल, कॉस्ट और स्कोप को भी किसी हद तक एक ही पर प्रोग्रेस रिपोर्टिंग के मैकेनिज्म से चलाने की कोशिश करते हैं। वो जो ट्रेडिशनल हमारा तरीकाकार है ना नापने का कि जी इतने फीसद काम हो गया है, वो बिल्कुल निकम्मा मेथड, वो ऑब्सोलीट मेथड है ऑलमोस्ट। तो अर्नड वैल्यू एनालिसिस जो है उसके थ्रू हम नापने की कोशिश करते हैं। और रूट कॉज एनालिसिस नॉर्मली होती है कि हम ये परफॉर्मेंस लो क्यों जा रही है इसकी वजह दरियाफ्त करते हैं, फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो हम जब रूट कॉज को निकाल देते हैं तो हम उस चीज को दुरुस्त कर लेते हैं। यहाँ पे वो रूल लगता है कि अ चेन इज एज स्ट्रॉन्ग एज इट्स वीकेस्ट लिंक। भाई जहां पे खराबी है उसको दुरुस्त करें ना, बजाय इसके कि जाके हम पूरे प्रोजेक्ट को इधर से उधर कर दें। आप फाइंड करने की कोशिश करें कि असल जो प्रॉब्लम की जड़ कौन है और कौन सा प्रोसेस या कौन सा बंदा है, उसको रिमूव करें, आपका मसला ठीक हो जाएगा। तो खैर जी, ये जनाब वो मैंने आपसे बात कर ली थी मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल प्रोजेक्ट वर्क में। मॉनिटरिंग कंट्रोल प्रोजेक्ट वर्क में कंपेयरिंग एक्चुअल प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस अगेंस्ट दी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान। जैसे मैंने बताया आपको कि जो आपके एक्चुअल रिजल्ट्स आ रहे हैं वर्क परफॉर्मेंस डेटा के थ्रू या इंफॉर्मेशन में, उसको आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान के मुताबिक जो होने चाहिए उनसे कंपेयर करते हैं। वो सारे एनालिसिस करते हैं जो मैंने आपको बताया। असेसिंग द परफॉर्मेंस पीरियोडिकली टू डिटरमिन वेदर एनी करेक्टिव और प्रिवेंटिव एक्शंस आर रिक्वायर्ड। अगर आपको लगता है कि यार ये मुसलसल बुरी परफॉर्मेंस आ रही है तो मुझे कोई यहाँ पे सर्जरी करनी पड़ेगी, यहाँ पे प्लान में कोई अमेंडमेंट करनी पड़ेगी, तो इसका मतलब है कि आई विल मेक सर्टेन रिकमेंडेशंस के जनाब इसको प्लान को ऐसे चेंज कर लिया जाए। और करेक्टिव उसके लिए मुझे शायद चेंज रिक्वेस्ट मूव करनी पड़े, तो उसकी मुझे मेरे पास भी ताकत है कि एज अ मॉनिटर एंड कंट्रोल मैं खुद से भी चेंज रिक्वेस्ट मूव कर सकता हूँ। चेकिंग द स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल प्रोजेक्ट रिस्क। रिस्क जो है आप वो एक अलग सब्जेक्ट है पूरा, उसमें हमें देखना पड़ेगा कि रिस्क कितने रह गए हैं, क्या हो रहा है, और उसकी रोशनी में भी आप मॉनिटर एंड कंट्रोल को कंसिडर करेंगे। मेंटेनिंग एन एक्यूरेट टाइमली इंफॉर्मेशन बेस कंसर्निंग द प्रोजेक्ट्स प्रोडक्ट एंड देयर एसोसिएटेड डॉक्यूमेंटेशन थ्रू प्रोजेक्ट कंप्लीशन। आखिर तक प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू सपोर्ट स्टेटस रिपोर्टिंग, प्रोग्रेस मेजरमेंट एंड फोरकास्टिंग, ये बातें हम कर चुके हैं। प्रोवाइडिंग फोरकास्ट टू अपडेट करंट कॉस्ट एंड करंट स्केड्यूल इंफॉर्मेशन। अगर जो आपका फोरकास्ट है उसके मुताबिक चीजें नहीं हो रही हैं तो फिर चेंज रिक्वेस्ट करें और उनको अमेंड कराएं, अपने सारे फोरकास्टों को, अपने एस्टीम जो भी आपका टाइम है उसको अमेंड करवाएं और पैसे अमेंड करवाएं। मॉनिटरिंग इंप्लीमेंटेशन ऑफ अप्रूव्ड चेंजेस, सिर्फ वो चेंजेस इंप्लीमेंट करें जिनका अप्रूवल हो सका है, उसके बगैर एमी बिला वजह चेंजेस ना करें। प्रोवाइडिंग अप्रोप्रिएट रिपोर्टिंग ऑन प्रोजेक्ट प्रोग्रेस एंड स्टेटस टू प्रोग्राम मैनेजमेंट। अगर आप प्रोग्राम मैनेजमेंट के अंडर आते हैं, आपका प्रोजेक्ट प्रोग्राम के नीचे है, तो सूरत में फिर जो कुछ भी आप प्रोजेक्ट में करें प्रोग्राम को भी बताना पड़ेगा ताकि वो अपने प्रोग्राम में उसके हिसाब से जो अमेंडमेंट्स करनी है वो कर ले।
इंश्योरिंग दैट द प्रोजेक्ट स्टेज अलाइंड विद द बिजनेस नीड्स, मतलब प्रोजेक्ट जो है उसकी वो अलाइनमेंट भी साथ साथ चेक करते रहे कि ये अपने स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स और बिजनेस नीड के मुताबिक चल रहा है या नहीं चल रहा, क्योंकि एज सुन एज वो नहीं चल रहा तो खत्म होना चाहिए, फिर उसको प्रोजेक्ट नहीं रहना चाहिए। तो खैर जी, ये इसके इनपुट्स तो उसमें कुछ नहीं है, आप आउटपुट्स में अपना टूल्स में देखें। एक्सपर्ट जजमेंट वही चीज है, लेकिन जरा हमारा फोकस थोड़ा सा चेंज हो गया कि हमें उन लोगों की एक्सपर्टीज चाहिए जो अर्न वैल्यू एनालिसिस में अच्छे हैं, जो इंटरप्रिटेशन एंड कंटेक्चुअलाइजेशन ऑफ डाटा कर सकते हैं, टेक्निक्स ऑफ एस्टिमेट ड्यूरेशन और कॉस्ट जानते हैं, ट्रेंड एनालिसिस करना आता है, टेक्निकल नॉलेज ऑन द इंडस्ट्री एंड फोकस एरिया ऑफ द प्रोजेक्ट, रिस्क मैनेजमेंट के बारे में कुछ जानते हैं, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट। तो ये वो एरियाज हैं जिसके अंदर हमें स्पेशलाइजेशन चाहिए टू मेक डिसीजंस इन मॉनिटर एंड कंट्रोल प्रोजेक्ट वर्क। इसी तरह ये डेटा एनालिसिस में ये मैंने सारे टूल्स आपको बयान कर दिए, इनको थोड़ा थोड़ा इसने एक्सप्लेन किया हुआ है, ये आप खुद से भी पढ़ सकते हैं, और जो जो चीज आगे आएगी इंपॉर्टेंट वो मैं उसको तफसील से बयान करूंगा। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस पे तफसील में बात होगी, अर्न वैल्यू पे होगी, रूट कॉज पे होगी, सब चीजों पे होगी बात इंशाल्लाह। वेरिएंस एनालिसिस मैंने आपको काफी तफसील में बता दिया, लेकिन यहां से आप पढ़ भी लें कि यहाँ वेरिएंस एनालिसिस को किस तरह से कह रहे हैं। डिसीजन मेकिंग, लाजमी बात है ये सारे एनालिसिस करने के बाद आप इस काबिल होंगे कि आप डिसीजन ले सकें, तो वो डिसीजन आपने कैसे लेना है। फिर वोटिंग कैन इंक्लूड मेकिंग डिसीजन। अब ये बात गौर से, डिसीजन मेकिंग हम कई जगहों पे इस्तेमाल करते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, और कभी कभी हमें डिसीजन मेकिंग में एक आदमी का डिसीजन नहीं होता, कई लोगों से राय लेनी होती है, और हमें फिर कंसेंसस गेन करना होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आधे वोट इधर हो जाते हैं, आधे उधर हो जाते हैं, तो फिर उस सूरत में आपने कैसे डिसीजन लेना है। वोटिंग के भी रूल्स बनाए जाते हैं कि जनाब ये वाला डिसीजन जो है ये यूनानिमस होना चाहिए। यूनानिमस का मतलब सारे लोगों की एक ही राय होगी तो डिसीजन लिया जाएगा, या ये मेजोरिटी डिसीजन होना चाहिए कि ज्यादातर लोगों की राय पर डिसीजन ले लिया जाए, या मतलब मोर देन 50% पीपल जिसका यस नो जवाब हो, तो मोर देन 50% अगर लोग कह देंगे तो ये फिर वो हो जाएगा। और प्लूरैलिटी है जिसके जवाब एक से दो से ज्यादा हो, तीन ऑप्शंस हो कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और उसमें जिसके वोट ज्यादा होंगे, बेशक वो 50% से ज्यादा ना भी हो, लेकिन जिसके भी सबसे ज्यादा होंगे उसे कहते हैं प्लूरैलिटी। तो वोटिंग को भी कभी कभी हमें उसके मुताबिक चलना पड़ता है। मीटिंग्स हैं, मीटिंग में बहुत से डिसीजन होते हैं, फेस टू फेस भी हो सकती हैं, वर्चुअल, फॉर्मल, इनफॉर्मल। दे मे इंक्लूड प्रोजेक्ट टीम मेंबर्स एंड अदर प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर्स व्हेन अप्रोप्रिएट। टाइप्स ऑफ मीटिंग इंक्लूड बट आर नॉट लिमिटेड टू, यूजर ग्रुप्स होंगे, रिव्यू मीटिंग्स होंगी, या कोई भी मीटिंग हो सकती है फॉर दैट मैटर। फिर जनाब हमारे वो आउटपुट्स हैं, इनसे तो आप वाकिफ ही हैं। वर्क परफॉर्मेंस रिपोर्ट जो मैंने बात की थी, चेंज रिक्वेस्ट के बारे में, ये सब बातें हम पहले से जानते हैं। नाउ वी मूव ऑन टू परफॉर्म इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल। ये दूसरा मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल का प्रोसेस है, और इसका जो सोल पर्पस है वो चेंज रिक्वेस्ट को हैंडल करने का है। चेंज रिक्वेस्ट जहां से मर्जी पैदा हो, भले एग्जीक्यूशन से आए, कोई स्टेक होल्डर करे, या जो सबसे बड़ा अड्डा है चेंज रिक्वेस्ट बनाने का, वो जो पिछला प्रोसेस था, जो कंट्रोल्स थे वो थे। मॉनिटर एंड कंट्रोल प्रोजेक्ट वर्क तो खैर इंचार्ज है, लेकिन जो इंडिविजुअल कंट्रोल्स हैं वो भी अपना अपना एनालिसिस करने की रोशनी में चेंज रिक्वेस्ट मांग सकते हैं। जितने जो भी कोई चेंज रिक्वेस्ट करेगा वो एक पूरा फॉर्म भरेगा, उसमें ये बताएगा कि क्या चेंज रिक्वेस्ट चाहिए और ये क्यों चेंज रिक्वेस्ट कर रहा है, क्योंकि जो टॉलरेंस लिमिट स्कोप की, टाइम की या कॉस्ट की थी उससे बाहर जा रहा है। उसमें लिखा होगा, भले चेंज रिक्वेस्ट रिसोर्स वाले की तरफ से आ रही हो, भले वो प्रोक्योरमेंट वाले की तरफ से आ रही हो, वो ये खास तौर पे 3 सवालों के जवाब देगी कि इस चेंज रिक्वेस्ट को करने के लिए आपकी क्या वजह बनी। मतलब उसमें वजूहत होगी कि स्कोप एक्सीड हुआ है, या टाइम एक्सीड हुआ है, या कॉस्ट एक्सीड हुआ है। जहां से मर्जी चेंज रिक्वेस्ट जनरेट हो, जिस नॉलेज एरिया से मर्जी हो, लेकिन देखा यह जाएगा कि इन तीनों में से कोई एक चीज जरूर टॉलरेंस से बाहर जा रही हो, तब वो चेंज रिक्वेस्ट का केस बनता है, नहीं तो चेंज रिक्वेस्ट वहीं ड्रॉप हो जाती है। तो वहां आप बताएंगे कि स्कोप पे क्या, इसका क्या फर्क है, स्केड्यूल पे क्या फर्क है, कॉस्ट पे क्या फर्क है, और अगर एक जगह पे भी फर्क हो तो फिर आप उसको आगे बयान करते हैं। और फिर ना सिर्फ ये बयान करते हैं, बल्कि चेंज रिक्वेस्ट में आप उसका सोल्यूशन भी प्रपोज करते हैं। वो जो अल्टरनेटिव, जैसे मैंने कहा एनालिसिस, तो वो अल्टरनेटिव भी बताता है कि जी इस काम को ठीक करने के ये 3 तरीके हैं,
और इस तरीके में इतना खर्चा लगेगा, इसमें इतना लगेगा, इसमें इतना लगेगा, इसलिए मैं ये वाला तरीका रिकमेंड कर रहा हूँ। नाउ इसका फायदा ये है, जब ये चेंज रिक्वेस्ट जाएगी जिन लोगों ने अप्रूव करना है, स्पॉन्सर के पास जाएगी, तो स्पॉन्सर के पास चॉइस होगी कि वो इस चेंज रिक्वेस्ट को एज सच अप्रूव कर दे या विद अमेंडमेंट्स अप्रूव कर दे। वो कहे कि नहीं यार ये वाला नहीं, तुम अल्टरनेटिव ये वाला लो और इसको ऐसे करके करोगे तो अप्रूव्ड है। नहीं तो होगा क्या कि आपकी चेंज रिक्वेस्ट फर्स्ट करें रिजेक्ट हो जाती है, क्योंकि आपने ऑप्शन ही कोई प्रोवाइड नहीं की हुई है। वो कहेगा नहीं मैं नहीं मानता, इस तरह नहीं करनी चेंज। इसका मतलब ये नहीं है कि वो चेंज जो है वो अब होगी नहीं। देखें, आपका एक डिले कॉज हो चुका है, प्रोजेक्ट डिले हो जाएगा उसकी वजह से, आपने एक सजेशन दी जो रिजेक्ट हो गई। इसका क्या मतलब है? अगर मैं इस चेंज रिक्वेस्ट को भूल जाऊं, अगर मैं भूल जाऊं तो वो जो डिले हो गया उतना प्रोजेक्ट डिले हो जाएगा, तो ये तो कोई कमाल ना हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि आई हैव टू गेट बैक टू दी बॉस, मुझे उस चेंज रिक्वेस्ट को उसका कोई नया अल्टरनेटिव निकाल के, नया सोल्यूशन निकाल के दोबारा पेश करना पड़ेगा और शायद वो एक्सेप्ट हो जाए। इसीलिए मैंने कहा कि पहली दफा जब आप चेंज रिक्वेस्ट करें तो उसके अंदर आप बाकायदा नंबर ऑफ ऑप्शन दे दें कि ऐसे भी इस चेंज रिक्वेस्ट को किया जा सकता है, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी। अल्टरनेटिव्स दें, उनका कायदा हिसाब किताब दें, तरीका दें। चेंज रिक्वेस्ट ऐसी होनी चाहिए कि अगर उसे अप्रूव कर लिया जाए तो उसी के अंदर लिखा हो कि जनाब कहां कहां क्या क्या तब्दीलियां करनी है, ताकि उसके मुताबिक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान और रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स को अपडेट कर दिया जाए, चेंज को अप्रूव कर दिया जाए, कहानी खत्म हो जाए। बजाय इसके कि वो मैं मतलब अगले को पकड़ा दूं, वो उससे अगले को पकड़ा दे और काम घूमता रह जाए। जो चेंज रिक्वेस्ट करे वो अपना पूरा केस बना के भेजे। खैर जी, तो कैसे होती है जी परफॉर्म इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल? ये प्रोसेस है ऑफ रिव्यूइंग ऑल चेंज रिक्वेस्ट, अप्रूविंग चेंजेस एंड मैनेजिंग चेंजेस टू डिलीवरेबल्स, प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स एंड द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान एंड कम्युनिकेटिंग दैट डिसीजन। अब सारी बात इसमें एनकम्पस होगी। मतलब ये रिसीव भी कर रहा है, उसे एनालाइज भी कर रहा है, डॉक्यूमेंट भी कर रहा है, और उसके बाद जो क्या कहते हैं जो चेंजेस अप्रूव हुई हैं उसके मुताबिक प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स को अपडेट कर रहा है, प्लान को कर रहा है, और सब लोगों को अपना डिसीजन से इन्फॉर्म भी कर रहा है। दिस प्रोसेस रिव्यूज ऑल रिक्वेस्ट फॉर चेंजेस टू द प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स, डिलीवरेबल्स और द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान एंड डिटरमिन द रेजोल्यूशन ऑफ द चेंज रिक्वेस्ट। उसका फैसला जारी करता है। की बेनिफिट इसका, it allows for documented changes within the project to be considered in an integrated manner। मतलब ना सिर्फ ये कि वो कहे कि जी ये मेरे प्रोक्योरमेंट के अंदर रिस्क है, सॉरी चेंज है। भाई चेंज है तो इंटीग्रेट भी तो करनी पड़ेगी ना। आप ये साबित करें कि इस चेंज का असर स्कोप पे, टाइम पे और कॉस्ट पे पड़ता है, उसके बाद हम उसका इंटीग्रेटेड इम्पैक्ट देखेंगे और उसके हिसाब से फैसला देंगे, which often arises from changes made without consideration of the overall project objective or plan। पर ऐਵੇਂ ही आप कहें जी एक चेंज कर दें और ना उसके साथ कहानी लिखें, ना उसके साथ सारे हदूद और अरबा बयान करें, तो ऐसी चेंजेस तो चेंज रिक्वेस्ट पे तो सही फैसले नहीं हो सकते। तो प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिसके अंदर मतलब पूरा केस बना हुआ हो, अ कंप्लीट केस ऑफ चेंज। दिस प्रोसेस इज परफॉर्म थ्रू आउट द प्रोजेक्ट। ये होता ही रहता है जब तक कि प्रोजेक्ट खत्म नहीं हो जाते। चेंज रिक्वेस्ट कैन कीप अकरिंग। इसके जनाब जो टूल्स एंड टेक्निक्स हैं उनको एक नजर देख लीजिए। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान है जिसके अंदर मुझे यहां जरूरत पड़ गई है चेंज मैनेजमेंट प्लान की भी और कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट प्लान की भी, दोनों की जरूरत है। चेंज मैनेजमेंट प्लान बनाएगी ये जो चेंज रिक्वेस्ट है आई हैं इनको कैसे हैंडल किया जाए, और कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट प्लान बताएगी कि इन चेंजेस का रिकॉर्ड कैसे मेंटेन किया जाए। फिर आपकी स्कोप की बेसलाइन है, स्कोप की बेसलाइन है, स्केड्यूल की बेसलाइन है, कॉस्ट की बेसलाइन है। क्योंकि जो भी चेंज होगी वो इन तीन में से किसी एक को या एक से ज्यादा को इफेक्ट करेगी। तो ये तीनों बेसलाइनें मुझे यहाँ पर चाहिए ताकि मैं चेक कर सकूं कि जो चेंज रिक्वेस्टें आई हैं वो वाकई इन तीनों को इम्पैक्ट कर भी रही हैं या नहीं कर रही। प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स में जो बेसिस ऑफ एस्टिमेट कैलकुलेशन करते हुए आपने कहा स्केड्यूल का ये बेसिस है और कॉस्ट की ये बेसिस है, जो मतलब कैलकुलेशन फार्मूले जो भी आपने दिए, जो रीजंस आपने दी, सोर्स डाटा दिया, उसको हम री एनालाइज करेंगे। फिर रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी एनालिसिस। रिक्वायरमेंट की ट्रेसेबिलिटी का एक इंडेक्स होता है कि किसी भी चीज को अगर रिक्वायरमेंट को तब्दील किया जाए तो उस रिक्वायरमेंट
से हमारे लिंक्स पता चलने चाहिए कि ये रिक्वायरमेंट आई कहां से थी और इसकी वजह से होना क्या था। तो कौन सा स्टेक होल्डर था जिसने ये रिक्वायरमेंट दी थी, इसका असर कौन से स्कोप पे, टाइम पे, कॉस्ट पे पड़ रहा था, और इससे अल्टीमेटली क्या बनने वाला था, कौन सी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थी। ये सारा रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स है या इंडेक्स है जो मुझे ये चीज बताता है। और जो ही मुझे कोई चेंज करनी, मुझे इस पूरे धागे को मेजर करना पड़ेगा, इस पूरे थ्रेड को देखना पड़ेगा कि कहाँ से आई थी, कहाँ जा रही थी, ताकि उसके मुताबिक अगर कोई चेंज हम लेके आते हैं उन सारे लोगों को इन्फॉर्म किया जा सके। रिस्क रिपोर्ट जो है, जो ओवरऑल प्रोजेक्ट का रिस्क रिपोर्ट बनेगा, वो भी हमारे सामने होना चाहिए। परफॉर्मेंस रिपोर्ट, वर्क परफॉर्मेंस रिपोर्ट कहां से आई थी? जी जनाब, नासिर साहब बताएंगे ये इनपुट क्यों हो रही है वर्क परफॉर्मेंस रिपोर्ट? नहीं, पहले नासिर साहब। रोज आपका कोई ख्याल है कि कहां से आई वर्क परफॉर्मेंस रिपोर्ट? सर ये मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल से हमारे पास आउटपुट आया था। ओके, बिल्कुल सही है। ये वो जो मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल से ओवरऑल जो हमने कंपाइल करके भेजी थी, इसकी एक कॉपी यहाँ पर भी आई है। और इसकी आपको याद होगा, रिस्क को भी कॉपी गई थी, मैनेज टीम को भी कॉपी गई थी, और भी एक आध जगह पे गई थी। तो वर्क परफॉर्मेंस रिपोर्ट वहां से आ रही है। जी मुस्तफा, ठीक हो गया जवाब? जी सर। गुड गुड। उसके अलावा ये सबसे इंपॉर्टेंट है जी, इसका चेंज रिक्वेस्ट जो लिखा हुआ है, ये दुनिया में जहां कहीं से भी इस प्रोजेक्ट के बारे में कोई भी चेंज रिक्वेस्ट जनरेट होगी, आएगी यहाँ पर, ये इन हो रही है चेंज रिक्वेस्ट। और इसके अलावा आपको पता ही है एंटरप्राइज वेक्टर और प्रोसेस तो होते ही हैं। आप जरा देखिए कि कौन से टूल्स एंड टेक्निक्स हैं। एक्सपर्ट जजमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, चेंज कंट्रोल के टूल्स होंगे, कुछ डाटा एनालिसिस के टूल होंगे जिसमें अल्टरनेटिव्स को एनालाइज करना और कॉस्ट बेनिफिट को एनालाइज करना है। डिसीजन मेकिंग के वोटिंग वाले टूल्स हैं। ऑटोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग हो सकता है एक ही आदमी बैठा, एक ही बंदा हो बोर्ड का हेड, जो कहे कि जो मैं कहूंगा वही होगा। ऑटोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग भी हो सकती है। और ऐसा भी मुमकिन है कि मल्टी क्राइटेरिया डिसीजन एनालिसिस हो, कि हमने मुख्तलिफ वेटेजेस दे दी हो मुख्तलिफ चीजों को, फंक्शंस को, फीचर्स को, और उसके हिसाब से डिसीजन लेना हो। और मीटिंग्स भी की जा सकती हैं। नतीजतन अप्रूव्ड चेंज रिक्वेस्टें यहां से निकलेंगी, प्रोजेक्ट मैनेज प्लान उसकी रोशनी में अपडेट होगा और प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स भी अपडेट हो जाएंगे। अब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आपको लगेगा, लेकिन अब यहां आपको नजर ये आ रहा है कि चेंज रिक्वेस्ट आर कमिंग फ्रॉम ऑल दीज प्लेसेस, दे कैन जनरेट फ्रॉम ऑल ऑफ दीज प्लेसेस। ये कौन सी जगह है? एग्जीक्यूशन में ये डायरेक्ट एंड मैनेज है, और बाकी तकरीबन बस ये जितने प्रोसेस हैं ये या एग्जीक्यूशन के हैं या मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल के हैं। चेंज रिक्वेस्टें इधर से सारी जनरेट होती हैं, या एग्जीक्यूशन के दौरान या मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। डोंट ट्राई टू रिमेंबर दिस। इसके अलावा जो इनपुट्स आ रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया, ये वो सारे वो इनपुट्स हैं। आउटपुट जो इससे निकलेगा वो क्या है? अप्रूव्ड जो चेंज रिक्वेस्ट होती है, बुनियादी तौर पे डायरेक्ट एंड मैनेज प्रोजेक्ट वर्क को एग्जीक्यूशन में चली जाती है ताकि वो उसके मुताबिक अमल करें। इसके अलावा अप्रूव्ड चेंज रिक्वेस्ट कंट्रोल क्वालिटी को जाती है। क्वालिटी वाला क्या करता है उसके साथ? क्वालिटी वाला उसको क्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है कि मैंने जो क्वालिटी कंट्रोल करनी है उसमें मैं इन चीजों को मलूज़ खातिर रख सकूं। इसी तरह प्रोक्योरमेंट्स वाले को भी जरूरत होती है कि ये चेंज रिक्वेस्टें जो ओवरऑल प्रोजेक्ट के बारे में है, प्रोक्योरमेंट वाले पे क्या इंपैक्ट हो रहा है इसका, तो ठेकेदार है उसमें भी तो कोई इंपैक्ट होगा ना। हो सकता है प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन बढ़ गई हो, तो ठेकेदार को भी तो आपने कोई बताना होगा कि ये बढ़ी है, घटी है, क्या हुआ है, ताकि वो उसके मुताबिक अमल कर सके। और बाकी प्रोजेक्ट प्लान अपडेट हो रहा है और प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स अपडेट हो रहे हैं। तो परफॉर्म इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल इज कंडक्टेड फ्रॉम प्रोजेक्ट स्टार्ट थ्रू कंप्लीशन। शुरू से आखिर तक ये चेंज रिक्वेस्टें आती रहती हैं और हम मैनेज करते रहते हैं। अल्टीमेटली ये जिम्मेदारी प्रोजेक्ट मैनेजर ही की बनती है। चेंज रिक्वेस्ट कैन इंपैक्ट द प्रोजेक्ट स्कोप एंड द प्रोडक्ट स्कोप। देखें, जब भी चेंज आएगी तो उसका असर अगर स्कोप पे पड़ रहा है तो वो तो प्रोजेक्ट के स्कोप पे भी पड़ सकता है, प्रोडक्ट के स्कोप पे। अगर प्रोजेक्ट के स्कोप पे पड़ रहा है तो प्रोडक्ट को भी देखना पड़ेगा, और प्रोडक्ट स्कोप पे अगर पड़ रहा है तो पीछे उसकी रिक्वायरमेंट पे भी पड़ सकता है। वो जो रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स था वो जड़ थी। अगर जड़ ही हिल जाती है तो फिर मुझे प्रोडक्ट स्कोप चेंज करना पड़ेगा, और प्रोडक्ट स्कोप चेंज हो गया तो प्रोडक्ट स्कोप चेंज करना पड़ेगा। वो चेंज हुआ तो डब्ल्यूबीएस चेंज होगा, डब्ल्यूबीएस चेंज हुआ तो आपका जो एक्टिविटी लिस्ट चेंज होगी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो वो एक पूरा जल्ला आ जाएगा। स्कोप सबसे नाजुक चीज है, स्कोप की चेंजेस दूर तक जाती है।
लेकिन अगर कोई सिर्फ टाइम की चेंज हो, कॉस्ट की चेंज हो, वो जरा इतना ज्यादा मुश्किलात पैदा नहीं करती. Changes may be requested by any stakeholder involved with the project and may occur at any time throughout the project life cycle. एक बात तो ये समझ लीजिए, चेंजेस कभी भी और कहीं से भी आ सकती हैं. Applied level of change control is dependent upon the application area, complexity of the specific project, contract requirements, and the context and environment in which the project is performed. इसको किस तरह से चेंज कंट्रोल को अप्लाई करना है, इसमें ये सब चीजें मैटर करती हैं कि जनाब आप कौन से एरिया में किस एरिया की चेंज कर रहे हैं. स्कोप टाइम कॉस्ट की कर रहे हैं तो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी. बाकी भी इंपॉर्टेंट तो अपनी जगह पर है, क्योंकि असर तो स्कोप टाइम कॉस्ट पे ही देखना है. ये जरूरी नहीं है कि कौन से नॉलेज एरिया से चेंज आ रही है. मसला तो ये है कि किस पर चेंज आ रही है, किस पर असर कर रही है. तो असर तो स्कोप टाइम कॉस्ट पे ही करेगी. फिर उसकी कॉम्प्लेक्सिटी, कॉन्ट्रैक्ट की रिक्वायरमेंट, बाकी सब चीजें इनको देखना होगा. बिफोर द बेसलाइंस आर एस्टेब्लिश्ड, चेंजेस आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी फॉर्मली कंट्रोल्ड. ये मैंने आपसे पहले कहा था कि जब तक बेसलाइन नहीं होती तो उस प्लान की जो चेंजेस हैं उसको लाने का जिम्मेदार प्रोजेक्ट मैनेजर होता है. प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए ये लाजिम है कि वो उसको बेसलाइन करे ताकि जिम्मेदारी उसके सर से हटे और फिर वो ये कह सके कि सर मैं तो चेंज नहीं कर सकता, इसके लिए तो बाकायदा चेंज रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी और उसके लिए मुझे बॉस के पास जाना पड़ेगा, इसलिए अब आप मेरे पे प्रेशर डालना बंद कर दें. लेकिन जब एक दफा बेसलाइन बन जाती है उसके बाद फिर चेंज कंट्रोल के प्रोसीजर को ही फॉलो करना पड़ेगा. चेंज रिक्वेस्ट के बगैर वो तब्दीली नहीं लाई जा सकती. वंस द प्रोजेक्ट इज बेसलाइन, चेंज रिक्वेस्ट गो थ्रू दिस प्रोसेस. As a general rule, each project's configuration management plan should define which project artifact need to be placed under configuration. अब जो चीजें सबसे ज्यादा मतलब तब्दीली मांगती हैं या जिनका रिकॉर्ड कीप होने की जरूरत है, उनको हम कहते हैं ये कॉन्फ़िगरेशन आइटम है. फिर उनको खास तौर पे मॉनिटर किया जाता है कि जनाब ज्यादा चेंजेस आने के इन चीजों में इम्कान है, तो उनको कॉन्फ़िगरेशन आइटम कंसिडर करते हुए उनकी कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट देखी जाती है. Any change in a configuration element should be formally controlled and will require a change request. ये एक और डायमेंशन है, सोचने का एक और तरीका है कि कॉन्फ़िगरेशन आइटम कौन से होंगे. वैसे तो हमने आसान बात तो कह दी कि स्कोप टाइम कॉस्ट में जो तब्दीली होगी वो चेंज रिक्वेस्ट मांगेगी, तो बुनियादी तौर पे ये 3 मेरे कॉन्फ़िगरेशन आइटम्स हैं. लेकिन अगर आप और ज्यादा बारीकी में जाते हैं तो आप स्पेसिफिकली सर्टेन इवेंट्स के ऊपर टैग लगा सकते हैं कि ये कॉन्फ़िगरेशन आइटम है, अगर इसमें कोई तब्दीली हो तो मुझे पता चल जाए. Although changes may be initiated verbally, they should be recorded in written form and entered into the change management and our configuration management system. मतलब है कि वो कहते हैं कि जैसे एग्रीमेंट्स के बारे में भी कहता है कि एग्रीमेंट जुबानी भी हो सकते हैं, लिख लिए जाए तो बेहतर है. चेंजेस भी जुबानी भी अप्रूव हो सकती हैं, जुबानी भी पुट अप की जा सकती हैं, लेकिन इनको लिखना बेहतर है ताकि रिकॉर्ड रहे, ये सबूत रहे कि ये वाकई चेंज रिक्वेस्ट थी, किसने अप्रूव की, क्यों अप्रूव की, क्या हिसाब किताब था. चेंज रिक्वेस्ट में रिक्वायर इंफॉर्मेशन ऑन एस्टिमेटेड schedule impacts and estimated cost impact prior to approval. Whenever a change request may impact any of the project baselines, a formal integrated change control process is always required. तो ये जो फॉर्मल इंटीग्रेटेड प्रोसेस है, इसको बनाने का की वजह ये है कि जो चेंज आए इसके पास लेके आए, पता लगे कोई किसी की तरफ जा रहा है, कोई किसी की तरफ जा रहा है, तो एक फॉर्मल आपने एक प्रोसीजर बना दिया कि यहाँ आना पड़ेगा जिसने भी चेंज कंट्रोल करवानी है. Every documented change request needs to be either approved, deferred or rejected. अप्रूव तो अप्रूव होगी, रिजेक्टेड होगी. डेफर का मतलब है इसको पेंड किया जा रहा है बाय अ रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल, यूजुअली द प्रोजेक्ट स्पॉन्सर और प्रोजेक्ट मैनेजर. प्रोजेक्ट मैनेजर को तो खैर बीच में से निकाल ही दें, प्रोजेक्ट स्पॉन्सर बॉस है, उससे परमिशन होगी या प्रोजेक्ट का चेंज कंट्रोल बोर्ड होगा. लेकिन लाजमी बात है कि क्योंकि वो अपना मैसेज कन्वे करने वाला जो कासिद है वो तो प्रोजेक्ट मैनेजर है, तो लोग कहते हैं इसकी तरफ से हुक्म आ रहे हैं. रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल विल बी आइडेंटिफाइड इन द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान आर बाय ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसीजर्स. व्हेन रिक्वायर्ड, परफॉर्म इंटीग्रेटेड किधर गया परफॉर्म इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल प्रोसेस इंक्लूड द चेंज कंट्रोल बोर्ड. जैसे मैंने अभी जिक्र किया, तो चेंज कंट्रोल बोर्ड की भी एंटिटी होती है
जो फॉर्मली चार्टर्ड ग्रुप होता है, जो रिव्यू करता है, एवेल्युएट करता है, अप्रूव रेफर करता है इन्हीं चेंजेस को। और कुछ तो प्रोजेक्ट इतने इंपॉर्टेंट होते हैं उनका अपना ही अलग से चेंज कंट्रोल बोर्ड होता है, और कुछ ऐसा भी मुमकिन है कि हो सकता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में चंद एक ही प्रोजेक्ट चल रहे हो, तो वो कहें जी एक चेंज कंट्रोल बोर्ड बना दो, सारों की चेंज रिक्वेस्टें यही मैनेज करेगा। ऐसा भी हो सकता है कि एक पीएमओ है और उसको उन्होंने कह दिया कि भाई तुम ही चेंज कंट्रोल बोर्ड हो, तो ये भी हो सकता है। फिर तो ये ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा डिफर करेगा, लेकिन चेंज कंट्रोल बोर्ड की कोई ना कोई एग्जिस्टेंस हो सकती है। जो चेंज रिक्वेस्टें अप्रूव हो जाती हैं कैन रिक्वायर न्यू और रिवाइज कॉस्ट। लाजमी बात है, अप्रूव हो गया तो उसके मुताबिक आपको अपने प्लान्स को और अपने डॉक्यूमेंट्स को अप्रूव अपना अपडेट करना पड़ेगा, तो आपके कॉस्ट एस्टिमेट रिवाइज हो जाएंगे, एक्टिविटी सीक्वेंस वगैरह जो कुछ भी जितने डॉक्यूमेंट्स हैं या जो आपके प्रोजेक्ट प्लान के चीजें हैं वो तब्दील हो जाएंगी। कस्टमर आर स्पॉन्सर अप्रूवल मे बी रिक्वायर्ड for certain change requests after change control board approval unless they are part of the CCB। अगर तो वो बंदा स्पॉन्सर या कस्टमर सीसीबी में बैठा हुआ है तब तो कोई रिक्वायर्ड नहीं है, और इसीलिए ये कहते हैं कि चेंज कंट्रोल बोर्ड में जिन लोगों का जो की स्टेक होल्डर्स हैं उनकी इनकी प्रेजेंस होनी चाहिए। ये आपके इनपुट्स हैं जी। इनपुट्स में तो मुझे कोई ऐसी चीज नजर नहीं आती इसको एक्सप्लेन किया जाए। टूल्स एंड टेक्निक्स में हमारे पास एक्सपर्ट जजमेंट है। एक्सपर्ट जजमेंट वही है जो हम पहले से कहते आ रहे हैं, सिर्फ एरियाज बदल जाते हैं। यहाँ पे जिन एरियाज पे फोकस करना है, ऐसे लोग जो टेक्निकल नॉलेज रखते हो इंडस्ट्री का और एरिया ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट को जानते हो, लेजिस्लेशन एंड रेगुलेशन करने को जानते हो, लीगल एंड प्रोक्योरमेंट को जानते हो, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट को जानते हो या रिस्क मैनेजमेंट को जानते हो, ये लोग आपकी हेल्प कर सकते हैं एक्सपर्ट जजमेंट देने में इस प्रोसेस के दौरान। चेंज कंट्रोल का टूल इधर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट कॉन्फ़िगरेशन एंड चेंज मैनेजमेंट, मैनुअल और ऑटोमेटेड टूल्स में भी यूज। Configuration control is focused on the specification of both the deliverables and the processes, while change control is focused on identifying, documenting, and approving or rejecting changes to the project document deliverables are based in। याद रखिए कि जो चेंज कंट्रोल है वो एक चेंज को आइडेंटिफाई करने से उसको दोबारा री बेसलाइन करने तक के सारे कामों को संभालता है, और कॉन्फ़िगरेशन जो है उसका काम डिफरेंट है। कॉन्फ़िगरेशन कंट्रोल बुनियादी तौर पे उसके वेरियस वर्जन, और ये वाली चेंज इंक्लूडेड, दिस इज वन वर्जन, तो जितने वर्जन से वो गुजर चुका है उनका रिकॉर्ड कीप करने का बंदोबस्त है। उसके लिए हमें कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट को देखना पड़ता है। टूल सिलेक्शन should be based on the needs of the project stakeholders, including organizational and environmental considerations and our constraints। अब यहां पे देखिए टूल्स कौन से कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट एक्टिविटीज के लिए। एक तो कहता है आइडेंटिफाई कॉन्फ़िगरेशन। अब ये वो कॉन्फ़िगरेशन का जिक्र हो रहा है, इसलिए जरा ये ध्यान में रखिएगा कि ये जरा डिफरेंट साइंस है। इसकी अलग किताब है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट की प्रैक्टिस गाइड, उसको पढ़ें तो आपको और ज्यादा आपका दिमाग खुलता है कि यार ये कैसे काम करती है। लेकिन यहाँ शायद आपको थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाए क्योंकि अभी हमने इतना ज्यादा गहराई में नहीं गए, लेकिन उसमें सिर्फ इंट्रोड्यूस कराया है एक दो तीन पैराग्राफ में कि ये क्या चीज है। ज्यादा इसके ऊपर परेशान होने की जरूरत नहीं, समझ आता है तो ठीक है, नहीं तो ये कि अगर आप ज्यादा समझना चाहते हैं तो बेशक आप कॉन्फ़िगरेशन की किताब खोल के बैठ जाएं, आपको और ज्यादा चीजें समझ आ जाएंगी। लेकिन एनीवेज इसमें होता ये है कॉन्फ़िगरेशन में कि आप पहले तो उन आइटम्स को रिकॉग्नाइज करते हैं कि जहां जहां तब्दीलियां आने का इम्कान होता है। कॉन्फ़िगरेशन आइटम्स मतलब जिस चीज में तब्दीली होने के इम्कानात ज्यादा हैं उसको आप कॉन्फ़िगरेशन आइटम के तौर पे लिस्ट डाउन कर लेते हैं। फिर इसमें क्या है, आइडेंटिफिकेशन एंड सिलेक्शन ऑफ अ कॉन्फ़िगरेशन आइटम टू प्रोवाइड द बेसिस फॉर विच द प्रोडक्ट कॉन्फ़िगरेशन इज डिफाइंड एंड वेरीफाइड। प्रोडक्ट्स एंड डॉक्यूमेंट्स आर लेबल्ड, चेंजेस आर मैनेज्ड एंड अकाउंटेबिलिटी इज मेंटेन्ड। फिर आप उन चीजों का ख्याल रखते हैं कि इस चीज के बारे में कोई तब्दीली तो नहीं आई, कोई चेंज तो नहीं आई, कोई डॉक्यूमेंट तो नहीं बदला, उसको बार बार हम जाके चेक करते हैं कि भाई ये इसका ख्याल रख। ऐसे ही है जैसे एक आदमी बीमार है, हम बार बार जाके अस्पताल चेक करें क्या हाल है आपका। तो इस तरह मैंने उन जगहों को प्रोजेक्ट के अंदर जिनके ऊपर नजर रखनी है उनको कॉन्फ़िगरेशन आइटम बना दिया, और मैं उनको मॉनिटर करता जा रहा हूं कि भाई कोई चेंज ऐसी तो नहीं आई जो इसके ऊपर इम्पैक्ट डाला हो। ये एक बड़ा ही मजेदार जाविया है कि स्कोप अपना चेंज रिक्वेस्ट के हवाले से कि ये भी एक
चीज हो सकती है जिसको चेक किया जाए। उसके बाद ना रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट कॉन्फ़िगरेशन आइटम स्टेटस, इंफॉर्मेशन रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग अबाउट ईच कॉन्फ़िगरेशन। आपने 10 कॉन्फ़िगरेशन आइटम रखे हुए थे और आप हर प्रोग्रेस रिपोर्ट में उनका स्टेटस लिख रहे हैं, नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज, या जिसको चेंज आई है उसको रिकॉर्ड करेंगे, इसमें ये चेंज आई है, इसमें ये चेंज आई है, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन नोट करते जा रहे हैं। तीसरे स्टेप में परफॉर्म कॉन्फ़िगरेशन आइटम वेरिफिकेशन एंड ऑडिट। Configuration verification and configuration audit ensure that the composition of a project's configuration item is correct and the corresponding changes are registered। मतलब पहली बात है कि configuration अभी तक ठीक जा रही है, और जो अगर कोई changes आई हैं तो वो प्रॉपर तरीके से आई हैं, प्रॉपर चेंज रिक्वेस्ट के थ्रू आई हैं, वो रजिस्टर्ड हुई हैं, वो प्रॉपर असेस्ड हुई हैं, वो प्रॉपर अप्रूव्ड हुई हैं, उनको ट्रैक किया गया है और उनको सही तरह से इंप्लीमेंट किया गया। तो ये तो बड़ा जबरदस्त काम हो गया कि अब आपने उन चेंजेस को खास तौर पे सर्टन कॉन्फ़िगरेशन आइटम्स के हिसाब से वैलिडेट भी कर लिया। दिस इंश्योर्स दैट द फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स डिफाइंड इन द कॉन्फ़िगरेशन डॉक्यूमेंटेशन आर मेट। ये एक नया जाविया है जो कि आमतौर पे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में नहीं पढ़ाया जाता। फिर है जी चेंज कंट्रोल के टूल्स। इसमें चेंज कंट्रोल कैसे होता है? लाजमी बात है, कोई चेंज लानी है, चेंज कंट्रोल में तो यही है ना जी। तो पहले तो उस चेंज को आइडेंटिफाई करें कि क्या तब्दीली है और किस जगह पे लाने की जरूरत है। फिर उसकी जो चेंजेस हैं उनको बाकायदा कहीं लिखें, डॉक्यूमेंट करें। फिर उसका डिसीजन लें, रिव्यूइंग द चेंजेस, अप्रूविंग, रिजेक्टिंग, डेफरिंग और मेकिंग। ये वो जो आपका बोर्ड परमिशन देता है। उसके बाद आपने जब परमिशन दे दी तो अब आप वेरीफाई करें that the changes are properly registered, assessed, approved and tracked। अगर गौर करें तो ये कॉन्फ़िगरेशन वाला काम है, रजिस्टर्ड, असेस्ड, अप्रूव्ड, ट्रैक्ड एंड कम्युनिकेटेड। तो ये ट्रैक चेंजेस, तो चेंज को आइडेंटिफाई किया, उसको चेंज रिक्वेस्ट बनाई, उसके ऊपर फैसला दिया और बाद में उसको ट्रैक किया। Tools are also used to manage the change request and the resulting decision. Additional considerations should be made for communications to assist the change control board in their duties as well as to distribute the decisions to the appropriate stakeholders। जब ये फैसला ले लिया गया और ये हो गया तो अब हमने इसकी खबर कम्युनिकेट करनी है सारों को कि ये तब्दीली अप्रूव हो गई है और अब ऐसे ऐसे इंप्लीमेंट होगी, ताकि कोई ये ना कहे कि मुझे तो पता ही नहीं चला। डेटा एनालिसिस में जैसे हमने पहले भी पढ़ा था, हमें अल्टरनेटिव एनालिसिस और कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करने की जरूरत पड़ सकती है। डिसीजन मेकिंग में आपको वोटिंग का बताया था। वोटिंग में हमने 3 तरीके, वो यूनानिमिटी, मेजॉरिटी और प्लुरलिटी की बात की थी। ऑटोक्रेटिक में एक ही आदमी डिसीजन ले रहा था। मल्टी क्राइटेरिया में हमने वेरियस उसके क्या कहते हैं फंक्शन एंड फीचर्स असेस कर लिए थे और उसके हिसाब से उसको ग्रेडेड या क्या कहते हैं उसको वेटेजेस दे दी थी और वेटेजेस के हिसाब से उसकी डिसीजन मेकिंग कराई थी। मीटिंग्स, चेंज कंट्रोल बोर्ड इधर मैटर करता है, उनकी चेंज कंट्रोल की मीटिंग्स होती हैं। वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर मीटिंग एंड रिव्यूइंग द चेंज रिक्वेस्ट एंड अप्रूविंग, रिजेक्टिंग और डेफरिंग। मोस्ट चेंजेस विल हैव सम of impact on time, cost, resources, risk वगैरह। Assessing the impact on the changes is an essential part of the meeting। ये जरूरी है कि जो फैसला ले वो ये श्योर करे कि वाकई स्कोप, टाइम, कॉस्ट पे कोई इम्पैक्ट था। Alternative to the requested changes may also be discussed and proposed। आप मतलब अगर अच्छी चेंज रिक्वेस्ट, मैं उसको मानता हूँ कि उसने चेंज रिक्वेस्ट के अंदर ही अपने अल्टरनेटिव्स प्रोवाइड कर दिए हुए ताकि वक्त ना जाया हो, और अगर चेंज रिक्वेस्ट ये ऐसे अप्रूव नहीं करनी तो किसी और शक्ल में कर दें। मीटिंग्स हेल्ड होती हैं। फाइनली द डिसीजन इज कम्युनिकेटेड टू द रिक्वेस्ट ओनर और ग्रुप। चेंज कंट्रोल बोर्ड में आल्सो रिव्यू कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट एक्टिविटीज, रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ दीज boards and clearly defined and agreed upon by the appropriate stakeholders and are documented in the change management plan। और जो चेंज कंट्रोल बोर्ड है, decisions are documented and communicated to the stakeholders। फिर जनाब आपकी अप्रूव्ड चेंज रिक्वेस्टें जो हैं वो हम एग्जीक्यूशन की तरफ भिजवा देते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान और प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स अपडेट हो जाते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इन इंटीग्रेशन इज द क्लोज प्रोजेक्ट आर फेज। इसमें जैसे हमें बताया था, इंटीग्रेशन का आखिरी जो क्लोजिंग वाला प्रोसेस ग्रुप था उसमें एक ही प्रोसेस था, वो इंटीग्रेशन का ये वाला प्रोसेस है। क्लोज प्रोजेक्ट और फेज, हर प्रोजेक्ट के एंड पे भी यही आएगा और हर फेज के एंड पे भी यही आएगा। यहाँ पर आप फाइनलाइज करते हैं इस
प्रोजेक्ट या फेज की तमाम एक्टिविटीज मुकम्मल हो गई हैं, सारे काम मुकम्मल हो गए हैं, कोई चीज आउटस्टैंडिंग नहीं है, जो कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए थे वो भी मुकम्मल हो गए हैं। तो की बेनिफिट इज कि दिस प्रोसेस आर द प्रोजेक्ट और फेज इंफॉर्मेशन इज आर्काइव्ड, planned work is completed and organizational team resources are released. बंदा कोई पीछे रह नहीं जाएगा to pursue any new endeavors. This process is performed once or at predefined points in time. पर एक दफा ही होगा ना प्रोजेक्ट क्लोज, लेकिन फेजेस अगर हो रही हैं क्लोज तो हर फेज अपने फेज के एंड के ऊपर क्लोज होती जाएगी और ये रिपीट हो सकता है। इसके जो इनपुट्स टूल्स और आउटपुट्स हैं उनको एक नजर देख लें। प्रोजेक्ट चार्टर चाहिए होता है जी यहाँ पर, क्योंकि अब ये चार्टर के मुताबिक चेक करेगा कि चार्टर में जो चीज थी वो उसके मुताबिक आप दे रहे हैं, डिलीवर क्लोज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं चार्टर की शराइत के मुताबिक। इसमें प्रोजेक्ट प्लान भी सामने होना चाहिए और उसकी भी कंफर्मेशन होगी, तमाम प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स भी होंगे, उनकी भी कंफर्मेशन होगी। एक्सेप्टेड डिलीवरेबल्स जो हैं वो हमारे पास मौजूद होने चाहिए ताकि हम उसे हैंड ओवर कर सकें। बिजनेस डॉक्यूमेंट जो आपका बिजनेस केस और बेनिफिट मैनेजमेंट प्लान था वो भी मौजूद हो, एग्रीमेंट्स भी मौजूद हो, प्रोक्योरमेंट डॉक्यूमेंट जो आपने आगे ठेकेदारों को दिए हुए काम वो भी मौजूद हो, और प्रोसेस एसेट्स। नतीजे में हम यहाँ पे एक्सपर्ट जजमेंट इस्तेमाल करें और डाटा एनालिसिस में बुनियादी तौर पे वी आर नॉट एक्चुअली चेकिंग एनीथिंग बाय आवरसेल्फ बट वी आर लुकिंग एट द थिंग्स एज अ पेपर ऑडिट। तो डॉक्यूमेंट्स का एनालिसिस किया जाता है, रिग्रेशन का एनालिसिस है, ट्रेंड है, वेरिएंस एनालिसिस है। इन तमाम चीजों के जरिए हम ये साबित करते हैं कि अब कोई चीज आउटस्टैंडिंग नहीं रह गई, सारी पेमेंट्स हो गई हैं, सारे काम मुकम्मल हो गए हैं और अब प्रोजेक्ट को क्लोज किया जा सकता है। तो मीटिंग्स भी इसमें हेल्ड होती हैं। प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट अपडेट कर दिए जाते हैं लेसन लर्न में, फाइनल प्रोडक्ट कस्टमर को दे दिया जाता है, फाइनल रिपोर्ट जमा करा दी जाती है और प्रोसेस एसेट्स को अपडेट कर दिया जाता है। तो ये जनाब क्लोजिंग द प्रोजेक्ट मैनेजर रिव्यूज द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान to ensure that all project work is completed and the project has met its objective. Activities necessary for the administrative closure of the project or phase include but not limited to क्या-क्या क्लोजिंग करने के लिए। अब ये देखिए वो लिस्ट, मेकिंग सर्टन दैट ऑल डॉक्यूमेंट एंड डिलीवरेबल्स आर अप टू डेट, सारे कागजात पूरे हैं, ऑल इश्यूज आर रिजॉल्व्ड, कंफर्मिंग द डिलीवरी एंड फॉर्मल एक्सेप्टेंस ऑफ deliverables by the customer, ensuring that all costs are charged to the project, मतलब कोई पेमेंट रह नहीं गई, क्लोजिंग प्रोजेक्ट अकाउंट्स, अकाउंटिंग खत्म, रीअसाइनिंग पर्सनल, लोगों को यहां से फारिग करके कहीं और भेज दें, डीलिंग विद एक्सेस प्रोजेक्ट मटेरियल, जो फिजिकल मटेरियल बचा है उसको कहां करना है आपकी ऑर्गेनाइजेशन बताएगी, कहां शिफ्ट करना है उसको शिफ्ट करना है, रीएलोकेटिंग प्रोजेक्ट फैसिलिटीज इक्विपमेंट अदर रिसोर्सेज एंड elaborating the final project reports as required by the organizational policies. इसके अलावा एक्टिविटीज जो कंप्लीशन के वक्त हो सकती हैं और कंफर्मिंग दी फॉर्मल एक्सेप्टेंस ऑफ दी सेलर वर्क, फाइनलाइजिंग ओपन क्लेम, ये ठेकेदार से मुताल्लिक काम है कि उससे जो काम दिए हुए हैं उनकी फाइनल एक्सेप्टेंस करें, फाइनलाइज करें उसके ओपन क्लेम, पैसे पे करें उसको, अपडेटिंग रिटर्न्स रिकॉर्ड्स to reflect final results and archiving such information for future use. Activities need to collect project or phase records, audit project success or failure, manage knowledge sharing and transfer, lessons learned कौन से हैं, archive project information for future use, ये चीजें जो हमने जमा करवा के जानी है। Actions and activities necessary to transfer the project, product, service or result to the next phase or to the production or to the operation, collecting any suggestions for improving or updating the policies and procedures of the organization and sending them to the appropriate organizational unit. Measuring stakeholder satisfaction, ये रिकॉर्ड किया जाएगा कि स्टेक होल्डर हमारे इस प्रोजेक्ट के काम से कितना खुश हुए ताकि हम आइंदा और बेटर परफॉर्म कर सकें। Close project or phase process also establishes the procedures to investigate and document the reasons for actions taken if a project is terminated before completion. ये भी आपको बताया था मैंने कि अगर प्रोजेक्ट वक्त से पहले कंप्लीट बंद किया जाता है तो उसकी कोई ना कोई वजह रिकॉर्ड की जाएंगी। In order to successfully achieve this, the project manager needs to engage all the proper stakeholders in the process. ये जनाब इसके सारे इनपुट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, लाजमी मतलब सारे डॉक्यूमेंट्स इसमें आ जाएंगे। एक्सपर्ट जजमेंट, डाटा एनालिसिस और मीटिंग, इन सब से हम वाकिफ हैं। सिर्फ एक्सपर्ट जजमेंट में हमें जरा अब मैनेजमेंट कंट्रोल्स, ऑडिट्स, लीगल एंड प्रोक्योरमेंट और लेजिस्लेशन एंड
रेगुलेशंस के बारे में अब हमें ज्यादा नॉलेज होना चाहिए। डाटा एनालिसिस में जैसे हमने बताया, ये हम सब चीजें कर चुके हैं। डॉक्यूमेंट एनालिसिस, रिग्रेशन एनालिसिस, ये भी प्रोबेबिलिस्टिक एनालिसिस होता है। ट्रेंड और वेरिएंस से तो आप पहले ही वाकिफ हैं। रिग्रेशन आप देख लीजिए, दिस टेक्निक एनालाइजेस द इंटर रिलेशनशिप्स between different project variables that contributed to the project outcome to improve performance on future project। मतलब हम इससे रिग्रेस करके देखते हैं, अभी ऐसा हुआ है तो आइंदा प्रोजेक्ट में क्या होने का इम्कान है। फिर जनाब आप मीटिंग्स का टूल इस्तेमाल करते हैं क्लोजिंग के लिए, और प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपडेट हो जाते हैं। फाइनल प्रोडक्ट हैंडओवर हो जाता है, फाइनल रिपोर्ट जमा करा दी जाती है, और प्रोसेस एसेट्स जो है वो अपडेट हो जाते हैं। ये वो सारे प्रोसेस एसेट्स थे। दिस ब्रिंग्स अस टू द क्लोज ऑफ इंटीग्रेशन। मैंने थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा ले लिया कि मैं इसको क्लोज कर दूं इस चैप्टर को। अगर आप चाहें तो अभी ब्रेक कर लें, और उसके बाद फिर हम अगर कोई क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड है तो वो भी एड्रेस कर लेंगे, और नया चैप्टर भी शुरू करेंगे। अभी इमीडिएटली कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हैं तो बता दें। चलें जी, लेट्स हैव अ ब्रेक फॉर 10 मिनट्स। तो मैं इस सेशन को यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ। मेरा ख्याल है मैं इस सेशन को बंद करता हूँ, दोबारा खोलूंगा ताकि नई रिकॉर्डिंग शुरू हो अगले चैप्टर के हवाले से। तो मैं दोबारा लॉग इन हो जाइएगा 10 मिनट के बाद। थैंक यू जी, टेक केयर।